बाहर रात हो चुकी थी और आसमान बादलों से एकदम साफ था। डेकर के खुफिया ठिकाने का जमीन वाला दरवाज़ा खुला था और उसमें से किसी चिमनी की तरह धुआं निकल रहा था। नीचे बेसमेंट में जुगाड़ू उपकरण सेट किए गए थे और मेटल कंटेनर के नीचे आग जल रही थी, जिसे एक जुगाड़ू भट्टीनो बदल दिया गया था। कंटेनर के अंदर वो क्रिम्सन लिक्विड यानी कि खून उबल रहा था और उसमें से लाल धुआं उठ रहा था। जेकब वहां शांति से खड़ा सब देख रहा था, जबकि कर्स्ड इमॉर्टैलिटी यानी कि सफ़ेद किताब उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसने पूछा, तो इमॉर्टिका, क्या मुझे अब दिल अंदर डाल देना चाहिए और ढक्कन बंद कर देना चाहिए? जेकब हार्ट एसेंस इकट्ठा करने के इस काम में बहुत सावधानी बरत रहा था, इसीलिए उसने हर छोटी डिटेल पर राय लेने के लिए किताब को बुलाया था। और अब वो उसे इमॉर्टिका बुला रहा था क्योंकि उसे बार बार कर्स्ड इमॉर्टैलिटी बोलना पसंद नहीं था। वो अपनी पिछली जिंदगी में केमिस्ट नहीं था, लेकिन अपने हथियार बनाने के पेशे और रिसर्च की वजह से उसे केमिकल्स के साथ काम करने का अच्छा खासा अनुभव था। इसी वजह से वो कबाड़ से ये डिस्टिलेशन सेटअप बना पाया था। इमॉर्टिका ने उत्साहित शब्दों में जवाब दिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने पहले शिकार के लिए उस छोटे इंप को चुनोगे और अपने नैतिक मूल्यों को इतनी जल्दी त्याग दोगे। मैं प्रभावित हूं और मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैं कर्स्ड इमॉर्टैलिटी हूं। जेकब ने चिढ़कर कहा, इमॉर्टिका, क्या तुम बस मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती? तुमने ही कहा था कि तुम किताब से जुड़े सवालों के अलावा किसी और चीज का जवाब नहीं दोगी। इमॉर्टिका ने लिखा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं फालतू चीजों पर अपनी राय यानी कि ओपिनियन नहीं दे सकती। जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, हालांकि वो चीज ऐसी लग रही है जैसे किसी भी वक्त फट सकती है, क्योंकि तापमान काफी बढ़ चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब हिचकिचाने की जरूरत है। बस दिल को इसमें फेंक दो और 30 सेकंड बाद डिस्टिलेशन शुरू कर दो। तुम्हें सिर्फ 100 मिलीलीटर हार्ट एसेंस चाहिए, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, भले ही वो चीज़ फटी क्यों ना जाए। जेकब ने आंखें घुमाई। वो जानता था कि ये उपकरण बहुत अस्थिर है और अगर उसने ढक्कन बंद किया और वो दबाव नहीं झेल पाया तो वो एक बम बन जाएगा। अंत में उसने गर्म सांस ली। अगले ही पल इन्फिनिटी पेंडेंट से गर्म खून से लथपथ दिल उसके हाथ में आ गया। उसका इन्फिनिटी पेंडेंट न सिर्फ जिंदा चीज़ों को जिंदा रख सकता था, बल्कि चीज़ों को एकदम ताज़ा भी रखता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें स्टोर किया गया था। खाने का सामान रखने के लिए ये एकदम सही था, बस जगह थोड़ी कम थी। जेकब ने डेकर के उस दिल को देखा जिसे उसने आज दोपहर ही निकाला था और आह भरी। तुमने एक बार मेरा दिल बदला था और आज मैं तुम्हारा दिल पकड़े हुए हूँ, और हम दोनों ये अमरता के लिए कर रहे हैं। कितना दुखद। उसने उबलते हुए खून में दिल फेंक दिया और ढक्कन को सील कर दिया। मुड़ी हुई मेटल ट्यूब और दूसरी ट्यूब से धुआं निकलने लगा। जेकब ने 30 सेकंड इंतजार किया, फिर उसने मुड़ी हुई ट्यूब को दूसरे कंटेनर में डाल दिया जो डिस्टिलेशन के लिए तैयार था। उसने दूसरी ट्यूब को खुला छोड़ दिया ताकि अंदर बन रहा प्रेशर थोड़ा रिलीज हो सके। जेकब उसके पास नहीं रुका। अगर ये चीज़ फटती तो वो उसके आसपास नहीं होना चाहता था। वो गलियारे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। इस वक्त इमॉर्टिका ने लिखा, 5 घंटे काफ़ी होने चाहिए, अगर वो चीज़ इतनी देर टिक पाई तो। जेकब ने जवाब दिया, मुझे पता है, पर मुझे अपने बनाए सामान पर भरोसा है, यह आसानी से नहीं फटेगा। इसके अलावा मैंने जो कंटेनर इस्तेमाल किए हैं वो इस दुनिया के खास मटेरियल से बने हैं और काफ़ी मजबूत हैं। अफसोस, मैं नतीजा देखने के लिए यहाँ नहीं हूँगी, लेकिन याद रखना, हार्ट एसेंस निकालने के 6 घंटे के अंदर उसे इंजेक्ट करना होगा या इन्फिनिटी पेंडेंट में स्टोर करना होगा, वरना उसका असर खत्म हो जाएगा और तुम्हें कम फायदे मिलेंगे। जेकब ने आह भरी और थोड़ी चिंता के साथ पूछा, क्या तुम श्योर हो कि डेकर को काटने के बाद मिले 15 किलो रेयर मीट और उसके हार्ट एसेंस से मेरा शरीर 50% तक कन्वर्ट हो जाएगा? और भूख का क्या? और अगर वो जहरीला हुआ तो? लिखावट बदली, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? चूंकि तुम उस आदमी का सिर खाने को तैयार नहीं हो, तो बाकी मीट से तुम्हारा शरीर लगभग 45% तक फिर से बन जाएगा, और इस टीयर 3 हार्ट एसेंस से तुम्हारा इमॉर्टल मार्क कर्स्ड मार्क में 01 से 03% तक पूरा हो जाएगा। जहां तक जहर की शिकायत है, तो क्या तुम्हें लगता है कि एक म्यूटेटेड इमॉर्टल मार्क बनाने के बाद तुम्हें किसी टीयर 3 प्रजाति के मीट से जहर चढ़ेगा? डरपोक मत बनो। अच्छी बात देखो, तुम्हारी भूख की समस्या इसके बाद कम से कम 2 साल तक नहीं आएगी, और इस बीच बाहर जाके दूसरी प्रजातियों का शिकार करो। अब वक्त आ गया है कि तुम इस कछुए के खोल से
यानी कि टर्टल शेल से बाहर निकलो, मुझे बाहरी दुनिया की रौनक देखनी है। जेकब ने ताना मारा। तुम बस मुझे दूसरों को मारते हुए देखना चाहती हो ना? तो क्या हुआ? भूलो नहीं, बलिदान के बिना कुछ हासिल नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसमें मज़ा नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए एकदम सही पार्टनर हूं, तो अपनी इच्छाओं को दबाना बंद करो, वरना तुम दूसरों के हाथों मारे जाओगे। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। तुम बस एक किताब हो, तो किताब की तरह रहो और गायब हो जाओ। जेकब ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा और फिर किताब को बंद कर दिया। वो इस किताब के ताने और मारने पर दिए गए उपदेश और नहीं सुनना चाहता था। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं कहा था, पर जेकब पूरी तरह से अपनी काली इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं आना चाहता था, वरना वो एक बिना दिमाग का कातिल बन जाता। भले ही उसे उस एहसास में मज़ा आता था, लेकिन ये सच नहीं बदल सकता कि उसके पास ज़िंदगी का गहरा अनुभव था और वो जानता था कि ये बुरे इरादे क्या अंजाम लाते हैं। मैं अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी में इसे दबाकर रख सका था, तो इस ज़िंदगी में इसे कंट्रोल करना मेरे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डेकर के ठिकाने से कुछ मील दूर रेनी माउंटेन रेंजेस में भोर हो चुकी थी और आसमान में थोड़ी रोशनी आ गई थी, लेकिन पहाड़ के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। एक विशाल गुफा के अंदर दो भीमकाय आकृतियां अलाव के पास बैठी थीं और आग पर एक बड़ा सा अनजान जानवर भुन रहा था। ये आकृतियां बैठे हुए भी कम से कम 2.7 मीटर लंबी थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि खड़े होने पर ये कितनी विशाल होंगी। उनमें से एक ने अपनी कर्कश आवाज में अनिश्चितता के साथ कहा, भाई एरन, हम हफ्तों से इस विशाल पहाड़ी इलाके को छान रहे हैं, पर उस चोर गोब्लिन का कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या तुम्हें लगता है कि वो ब्रॉन्ज गोब्लिन हमें बेवकूफ़ बना रहा है और इनाम के लिए हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है? जवाब में एरन ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। गॉब्लिन रेस अच्छी तरह जानती है कि उस इम्प गॉब्लिन कबीले का क्या हाल हुआ था जब उनके एक आदमी ने हमें धोखा देने की जुर्रत की थी। इसलिए अपनी लालची और धूर्त फितरत के बावजूद मुझे नहीं लगता कि वे अब कोई चालाकी करने की हिम्मत करेंगे। रही बात उस ब्रॉन्ज गॉब्लिन की, तो मैंने उसका पीछा करने से पहले उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। उसकी इम्प गॉब्लिन कबीले से पुरानी गहरी दुश्मनी है, इसलिए उसके पास अपनी मौत को दावत देने की कोई वजह नहीं है। और ट्रैकिंग में वो माहिर है, इसलिए अभी वो हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। कम से कम अंधेरे में तीर चलाने से तो बेहतर है। बस थोड़ा सब्र रखो भाई मॉन्टल। मॉन्टल ने एक नफरत भरी आह भरी। मैं बेसब्र नहीं हूं, पर मैं भूल नहीं सकता कि कैसे उस छोटे चोर ने हमारी रेस का मजाक उड़ाया और वो चीज़ चुरा ली जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी और हमारे भाइयों ने अपनी जान दे दी थी। उस कमीने ने हमारे 15 आदमियों को जहर देकर मार डाला, जिसमें मेरा छोटा भाई भी था। जब तक मैं उस हरामखोर की जिंदा खाल नहीं उधेड़ देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, पर नफरत को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो, वरना वो कमीना फिर भाग निकलेगा। इससे पहले कि एरन अपनी बात पूरी कर पाता, वो अचानक रुक गया और गुफा के मुहाने की तरफ ठंडी नजरों से देखने लगा। उन्हें किसी एम्बुश का डर नहीं था, क्योंकि इस पहाड़ी इलाके में ऐसा कोई जीव नहीं था जो उनके लिए खतरा बन सके। मॉन्टेल को भी कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी हरी आंखें सिकोड़ ली। तभी एक 90 सेंटीमीटर लंबे लबादे वाला शख्स उन दो दिग्गजों की तरफ दौड़ता हुआ आया। एरन ने कड़क आवाज में कहा, ए नन्ही चीटी, हमारे खाने में खलल डालने की तुम्हारे पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए। लबादे वाले ने उनकी बर्फीली नज़रों को नज़रअंदाज किया और जल्दी से बोला, माय लॉर्ड्स, मुझे लगता है कि मैंने उस चोर इम्प का ठिकाना ढूंढ लिया है। मॉन्टेल की विशाल हरी आंखें चमक उठी। कहाँ? कल सुबह जब मैं 2 मील पूर्व में स्काउटिंग कर रहा था, तो मैंने दूर उत्तर पूर्व से धूरो उड़ते देखा, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट रहा और यहाँ की उमस की वजह से गायब हो गया। मैं सही जगह का पता नहीं लगा पाया। लबादे वाले ने सच सच बताया। एरन ने कोसा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो वही छोटा कमीना था? कोई शिकारी भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो शतील कमीना ऐसी नौसिखिया गलती करेगा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन बहुत कम शिकारी रेनी माउंटेन रेंजेस के इतने गहरे हिस्से में आने की हिम्मत करते हैं जहां जहरीले जानवर रहते हैं। और फिर कल रात जब मैं उस संदिग्ध इलाके की जांच कर रहा था, तो अचानक एक अजीब सी बदबू आई। उस गंध का पीछा करते हुए मुझे उसका स्रोत मिला। वो ज़मीन के अंदर के छेद से आ रही थी, लेकिन मैंने उस छेद के आसपास जांच करने की हिम्मत नहीं की। मुझे जाल का डर था और पकड़े जाने का भी, इसलिए मैंने बस निशान लगा दिया और सीधे यहाँ रिपोर्ट करने आ गया। मुझे लगता है वो इम्प कमीना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि हम उसकी पूंछ पर बैठे हैं, और उसने इस छोटी सी डिटेल को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसकी आवाज़ में ठंडक और खुशी थी। गुफा में एक तेज और भयानक हंसी गूंज उठी। मॉन्टेल किसी राक्षस की तरह हंसा,
जैसे डेकर की गर्दन पहले ही उसके हाथ में हो। वो चिल्लाया, रास्ता दिखाओ, देखो तो सही वो कमीना इस बार कहाँ भागता है। लेकिन एरन ने अपना बड़ा सिर हिलाया और शांति से कहा, हमें उस ठिकाने की तरफ जाने से पहले बारिश का इंतजार करना चाहिए। अभी पक्का नहीं है कि वो वही छोटा कमीना है या कोई और। हम किसी बूढ़े राक्षस को छेड़ना नहीं चाहते जो वहां रहकर अपनी रिसर्च कर रहा हो। लबादे वाले ने सहमति में सिर हिलाया। जी, बारिश में हमारे कदमों के निशान छिप जाएंगे, और अगर कोई सीनियर वहां रह रहा होगा तो हम नाटक कर सकते हैं कि हम रास्ता भटक गए थे। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी दो लॉर्ड्स को नाराज करने की हिम्मत करेगा, पर सावधान रहना बेहतर है। यह सुनकर मॉन्टेल का उत्साहित चेहरा उतर गया और वो चुप हो गया। वो एरन की दलील से बहस नहीं कर सकता था। उसने कहा, ठीक है, उस कमीने को उसकी मामूली जिंदगी थोड़ी देर और जी लेने दो। एरन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और लबादे वाले से कहा, मैंने कहा था ना, सब्र रखो और देखो, अच्छी खबर मिल गई है। उम्मीद है वो वही कमीना हो, कोई सनकी बूढ़ा नहीं। मॉन्टेल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर कोई सनकी बूढ़ा भी हुआ तो भी वो हमारी माउंटेन जायंट रेस से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। 4 घंटे पहले जब डेकर के ठिकाने की खबर दी गई थी, ये फटा नहीं, चलो इनाम लेते हैं। जेकब खुशी यानी कि एक्सटेसी से बड़बड़ाया। उसका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था। उसने अपने हाथ में मौजूद किताब बंद की, शांति से गलियारे का दरवाजा खोला और देखा कि उसका बनाया जुगाड़ू उपकरण सही सलामत है। बिना और वक्त गवाए उसने जल्दी से आग बुझाई और इकट्ठा करने वाले कंटेनर का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, उसमें से हल्के लाल धुएं का बादल निकला और एक बेहद तीखी बदबू ने जेकब के नथुनों पर हमला किया, जिससे उसे खांसी आ गई। धत तेरी की, काश ये उतना बुरा ना हो जितना ये बदबू मार रहा है, जेकब ने घिनौने चेहरे के साथ कहा। धुआं छटने के बाद जेकब ने आखिरकार तल पर क्रिस्टल रेड लिक्विड देखा। ये 150 ml से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जेकब ने सोचा और हल्के रोशन बाहरी दरवाजे की तरफ देखा। शायद किसी जानवर ने धुएं और बदबू की वजह से हमला नहीं किया। जेकब ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि भूरी जंगली आंखों की एक जोड़ी इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। राहत की बात बस इतनी थी कि जेकब बाहर नहीं गया और न ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, इसलिए उसकी इंसान होने की पहचान अभी भी सुरक्षित थी। दरवाजे बंद करने के बाद वो उस छोटे कमरे में लौट आया जहां अब सिर्फ पिग हेड हरे लिक्विड वाले सेल में था, जबकि दूसरा सेल खाली था। जेकब ने इंजेक्शन की तैयारी पहले ही कर ली थी। उसे एक मेटल सिरिंज मिल गई थी जो ठीक 100 ml की थी। जेकब इससे ज्यादा और क्या मांग सकता था, लेकिन उस 8 इंच की सुई को सीधे अपनी पसलियों के बीच से दिल में घोंपना और फिर हार्ट एसेंस इंजेक्ट करना, ये एक बिल्कुल अलग ही बात थी। अगर कोई और समय होता या उसके पास कोई विकल्प होता तो जेकब अपनी जान से ऐसे कभी नहीं खेलता, लेकिन अब जब वो यहां तक आ ही गया था तो हिचकिचाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जेकब ने गर्म हार्ट एसेंस सिरिंज में भरा। इस बढ़ती हुई भूख के सामने ये थोड़ा सा दर्द कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जेकब ने गहरी सांस ली और फर्श पर सीधा लेट गया। उसके हाथ में मेटल सिरिंज थी। उसकी आंखों में एक पागलपन भरा संकल्प था। उसने सिरिंज को कसकर पकड़ा और बिना पलक झपकाए उसे अपनी पसलियों के बीच से सीधे अपने दिल में घोंप दिया। जेकब की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दांत भींच लिए और दर्द को सहा। लेकिन इससे पहले कि जेकब हार्ट एसेंस को पंप कर पाता, कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हुआ। उसकी धड़कनें अचानक असामान्य स्तर पर बढ़ गईं और उसके बाद हार्ट एसेंस खुद ब खुद सिरिंज से उसके दिल में समाने लगा। जेकब एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन दिल में उठते दर्द और गर्म एहसास ने उसे होश में ला दिया। उस शापित किताब ने मुझे इसके बारे में चेतावनी नहीं दी थी, जेकब ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। इस वक्त जेकब को महसूस हुआ कि वो गर्म हार्ट एसेंस उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। उसकी आंखें अचानक खून जैसी लाल हो गईं और उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त बिजली का झटका दौड़ गया। उसका शरीर इस झटके को सहने के लिए बहुत कमजोर था। जेकब के मुंह से एक चीख निकली, उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ गई और वो बेहोश हो गया। 2 घंटे बाद जेकब ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर दर्द की हल्की लकीरें थीं। उसने सुस्ती से अपनी छाती की तरफ देखा। मेटल सिरिंज अभी भी वहीं लगी थी। उसने दर्दनाक कराह के साथ उसे खींचकर बाहर निकाला। क्या हुआ? क्या मैं फेल हो गया? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं जिंदा नहीं होता। मेरी भूख पूरी तरह गायब हो गई है। जेकब ने अपने अंदर आए चौंकाने वाले बदलाव को महसूस किया और खड़ा हो गया।
पहली चीज जो उसने नोटिस की वो था कि उसका देखने का नजरिया फिर से ऊंचा हो गया था, जिसका मतलब था कि उसकी लंबाई फिर बढ़ गई थी और यह बदलाव बहुत साफ था। वो ग्लास सेल के सामने खड़ा हुआ और अपना धुंधला कक्ष देखकर वो चौंक गया। पहले जेकब का शरीर दुबला पतला था, लेकिन अब उसका शरीर गठीला यानी कि टोन्ड हो गया था, जिस पर कटीली मांसपेशियां यानी कि रिब्ड मसल्स उभर आई थी। और तो और अब वो 6.2 फीट लंबा था। उसकी त्वचा हल्की सफ़ेद और गुलाबी आभा यानी कि रोजी शीन लिए हुए थी। उसके सिल्वर वाइट बाल अब उसके कूल्हों तक पहुंच चुके थे और ज़्यादा चमकदार और रेशमी हो गए थे। उसका चेहरा भी लंबी सिल्वर वाइट दाढ़ी और मूछों से ढक गया था। जेकब इस जबरदस्त बदलाव से पूरी तरह सन्नौगेट था। उसे लगा कि उसका हर दर्द और जोखिम वसूल हो गया। उसने बस थोड़ा सा दर्द सहकर एक एथलेटिक बॉडी पा ली थी। इसके अलावा उसे अपने अंदर एक मजबूत ताकत महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने ब्लड स्कैनिंग स्केल डिवाइस निकाला। उसने जल्दी से अपना अंगूठा सुई पर दबाया और काली स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हुआ। पहले की तरह स्क्रीन पर एक मैसेज आया, ब्लड एनालिसिस पूरा हुआ, परिणाम देखने के लिए कृपया बटन दबाएं। जेकब ने बिना हिचकिचाहट के पहला बटन दबाया। प्रजाति इंसान, लिंग पुरुष, आयु 23, ताकत रेयर स्पीशीज के समान, ब्लड लाइन अज्ञात। नोट, इस ब्लड लाइन और अधिक जानकारी के लिए कृपया हाई ग्रेड डिवाइस खरीदें। मेरी प्रजाति अभी भी इंसान है, लेकिन मेरी ब्लड लाइन फ्यूज्ड से अज्ञात हो गई है, और तो और मेरी ताकत अब रेयर स्पीशीज के बराबर है। मुझे नहीं पता ये कितनी है, लेकिन पहले वाले बहुत कमज़ोर से तो कहीं बेहतर है। मुझे इसे जल्दी ही टेस्ट करना चाहिए। जेकब ने खुशी से बड़बड़ाया और अगला बटन दबाया। ब्लड एनालिसिस रिपोर्ट, वर्तमान डिवाइस से अज्ञात ब्लड लाइन को मापा नहीं जा सकता। नोट, कृपया हाई ग्रेड डिवाइस खरीदें। जेकब ने ताना मारा और आखिरी बटन दबाया। ब्लड लाइफ स्पैन अज्ञात। नोट, कृपया हाई ग्रेड डिवाइस खरीदें। जेकब की आंखें हैरानी से चमक उठी। मेरी उम्र भी अज्ञात हो गई। लगता है उस शापित किताब ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। जब तक मैं उसके निर्देशों का पालन करूंगा, मुझे 100 साल की जवानी मिलेगी। जेकब के दिमाग से कर्स्ड इमॉर्टैलिटी के बारे में छोटे मोटे सग अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसने डिवाइस बंद किया और उसे वापस रख दिया, क्योंकि वो अभी भी काम का था। मुझे शायद बाहर जाकर अपनी ताकत आजमानी चाहिए, लेकिन पहले इन लंबे बालों से छुटकारा पाना होगा। अब जेकब आत्मविश्वास से भर चुका था। वो देखना चाहता था कि उसे पहले इंजेक्शन से कितना फायदा और सुधार मिला है, और अब इन पहाड़ों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का वक्त भी आ गया था। ठीक उसी समय जब माउंटेन जायंट्स को डेकर के ठिकाने की खबर मिल रही थी, जैकब ठिकाने से बाहर आया। उसके पीछे पिगहेड था। जैकब आसमान में छाए बादलों को निहार रहा था। उसने खुद को साफ कर लिया था और अपने बाल कंधे तक काट लिए थे, जबकि दाढ़ी मूछ पूरी तरह साफ कर दी थी। इससे जैकब का चेहरा उसके पिछले दुबले पतले रूप से बिल्कुल अलग और साफ दिख रहा था। उसका चेहरा हीरे यानी डायमंड के आकार का था, जिस पर एम्बर रंग की आंखें, धनुषाकार भौएं, एक तीखी पतली नाक और पतले होठ थे। वो अपनी जवानी यानी प्राइम में एक बेहद खूबसूरत नौजवान लग रहा था। मुझे धीरे धीरे इलाके की स्काउटिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई रेयर जानवर आसपास है। फिर मैं अपना दायरा बढ़ाऊंगा और यहाँ से निकलने की तैयारी करूंगा। यहाँ बहुत उमस है और मेरा पानी का स्रोत खत्म होने वाला है, इसलिए पानी ढूंढना मेरी प्राथमिकता है। जैकब ने सोचा और पिगहेड को लेकर एक रैंडम दिशा में चल पड़ा। वो पेड़ों पर छिपे हुए निशान यानी हिडन मार्क्स छोड़ता जा रहा था, ताकि वे वापसी का रास्ता ना भूल जाए। ठिकाना एक ऊंचे पहाड़ पर था जो हरियाली से भरा था, और पहाड़ की चोटी यहाँ से बस कुछ ही मील दूर थी। यहाँ का तापमान रात में काफ़ी गिर जाता था और रेनी माउंटेन रेंजेस के इस हिस्से में कई जहरीले जानवर, कीड़े और खतरनाक जीव घूमते थे। ये इलाका बहुत विशाल था, क्योंकि ये ज़ोडियाक प्लेन्स के दो बड़े क्षेत्रों के बीच में था। अगर किसी को सुरक्षित रास्ते नहीं पता हो तो वो सालों तक यहाँ भटकता रह सकता था और डिहाइड्रेशन, ठंड या किसी खूंखार जानवर का शिकार बनकर मर सकता था। जैकब ने सिर्फ कच्चे कपड़े पहने थे और वो नंगे पांव था, क्योंकि डेकर के पास उसके नाप के कपड़े या जूते नहीं थे। वो इस वक्त बिल्कुल एक जंगली बर्बर यानी वाइल्ड बारबेरियन जैसा लग रहा था, जबकि पिगहेड ने सिर्फ अपनी कमर ढकी थी और जैकब से भी ज़्यादा नंगा था। लेकिन उस सुस्त सुअर के दिमाग को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर भी जैकब ने महसूस किया कि हाल ही में हुए बदलावों के बाद उसका शरीर काफ़ी लचीला यानी रेजिलिएंट हो गया है। नंगे पांव चलने में उसे न तो कोई परेशानी हो रही थी, न ही दर्द। उसे लग रहा था जैसे वो किसी नरम सतह पर चल रहा हो। उसका शरीर बेहद हल्का महसूस हो रहा था और उसे गर्मी या सर्दी का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसके लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन वो जानता था कि ये सब उस पहले इंजेक्शन का कमाल है।
क्योंकि इंजेक्शन से पहले यहाँ चलना कैसा था उसे याद था। मेरे पीछे पीछे आओ। जैकब की आंखें उम्मीद से चमक उठी। देखते हैं मैं कितनी तेज दौड़ सकता हूं। इसके साथ ही जैकब ने दौड़ लगा दी। वो पूरी रफ्तार से भागा। वो खुद हैरान था कि वो कितनी तेजी से दौड़ रहा है और उसे लग रहा था कि वो इससे भी तेज जा सकता है। मेरी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और अगर मैंने अपनी पूरी जान लगा दी तो शायद 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाए, जो एक इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। और तो और मेरा शरीर अभी तक मेरे दिल के साथ पूरी तरह कंपैटिबल नहीं है। चूंकि मैंने अभी तक रेयर मीट नहीं खाया है तो मैं शायद 30 या 35% ही कंपैटिबल हूँ। हर इंजेक्शन के साथ मेरा दिल मजबूत होगा और शरीर भी साथ देगा। इमोटिका के मुताबिक मेरे कर्ज हार्ट के हर 10% प्रोग्रेस के साथ मेरा शरीर फिर से ट्रांसफॉर्म होगा। जैकब की आंखें उम्मीद और खुशी से चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली इंजेक्शन से उसे इतनी ताकत मिलेगी। वो बहुत ही आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और भी बेताब था। जैकब एक पीछे मुड़कर पिघेड़ को देखा और हैरान रह गया। वो बंदा उससे सिर्फ 1 मीटर दूर था और उसकी रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, बिना पसीना बहाए। ये बंदा आखिर है कौन और डेकर ने इसे कैसे पकड़ा और गुलाम बनाया? मुझे शायद डेकर का जर्नल ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैकब ने सोचते हुए अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद किया। हालांकि वो तेज दौड़ सकता था, लेकिन 30 सेकंड की फुल स्पीड दौड़ से उसे हल्की थकान महसूस हो रही थी। रफ्तार कोई समस्या नहीं थी, पर मैं अपनी ताकत कैसे नापूं? जैकब ने इधर उधर देखा। उसकी नज़र एक काय लगे पत्थर पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। वो पत्थर की तरफ लपका और उसे उठाने की कोशिश की। ये पत्थर 3 मीटर व्यास का था और शायद 250 से 300 किलो वजनी था। जैकब ने ठंडे स्वर में आवाज़ निकाली। उसके शरीर की नसें तन गई और पत्थर कांपने लगा। इसके बाद जैकब ने धीरे धीरे उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर ज़मीन पर पटक दिया, जिससे ज़मीन हल्की सी हिल गई। जैकब ने सांस लिया और संतुष्टि से मुस्कुराया। है मेरी रफ्तार और इस ताकत के साथ मैं शायद तेज और दमदार मुक्के मारकर चट्टाने तोड़ सकता हूँ। तो ये है एक रेयर प्रजाति की ताकत। मुझे इस शरीर के साथ अपनी किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए और उस पर पकड़ बनानी चाहिए। फिर मैं उन दूसरी विद्याओं की तरफ बढ़ूंगा जो मैंने जीवन बढ़ाने के लिए सीखी थी, लेकिन असल में वो जानलेवा फाइटिंग स्टाइल्स हैं। जैकब ने प्लान बनाया और मजबूत बनने के लिए अपनी पिछली जिंदगी के ज्ञान का इस्तेमाल करने का फैसला किया, खासकर वो फाइटिंग स्टाइल जो उसने अपनी जवानी में सीखी थी जब वो अंडरग्राउंड रिंग्स में लड़कर पैसे कमाता था। इससे उसे अपनी इच्छाओं को दबाने में भी मदद मिलती थी और यही उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया था, जिससे उसने अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। कुछ फाइटिंग स्टाइल्स उसने बुढ़ापे में सीखी थी, लड़ने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी लंबी करने के लिए, और उसे नहीं पता था कि लड़ाई में उनका इस्तेमाल कैसे करना है और उनमें से ज़्यादातर अधूरे थे। लेकिन उसके पास आर्मी बॉक्सिंग, मुए थाई, आइकिडो और स्ट्रीट फाइटिंग का काफ़ी अनुभव था। कुल मिलाकर वो जानता था कि अपने हाथ पैरों को घातक हथियारों की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए थोड़े ही समय में अपने पुराने रूप में वापस आना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। चलो देखते हैं कि बारिश से पहले हमें किताब में बताया गया कोई बीस्ट मिल पाता है या नहीं, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद मैं जल्द ही दूसरा हार्ट एसेंस इंजेक्ट कर पाऊंगा। अपनी ताकत का कच्चा अंदाजा लगाने के बाद जैकब का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। हालांकि उसे जरा भी भनक नहीं थी कि कोई अभी अभी उसके ठिकाने पर पहुंचा है और इस वक्त उस पर नजर रखे हुए है। ठिकाने से 10 मील से ज्यादा दूर जैकब और पिगहेड एक विशाल पेड़ की छांव में छुपे हुए थे। जैकब बिना ज्यादा हिले डुले अपनी ठंडी आंखों से साइड से झांक रहा था। उस विशाल पेड़ से 50 मीटर दूर एक 2.2 मीटर लंबा जानवर बेखौफ आराम कर रहा था। उसका रंग नारंगी यानी ऑरेंज ह्यू लिए हुए बादामी था और उसका निचला हिस्सा सफेद था। उसके शरीर पर गहरे काले धब्बे थे, निचले हिस्से पर ठोस काले निशान और पीठ पर खोखले काले घेरे। उसके दांत बड़े थे, आंखें बड़ी थी, 4 मांसल यानी कि मस्कुलर पैर थे और एक लंबी असामान्य तीर के आकार की पूंछ थी। जैकब की आंखें हैरानी से चमक उठीं। वह एक एरोटेल जगुआर है, सबसे मजबूत अनकॉमन प्रजातियों में से एक, लेकिन इसकी ताकत लगभग रेयर प्रजाति के बराबर है और ये उन रेयर जानवरों से भी टक्कर ले सकता है जिन्हें बीस्ट कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं खुशकिस्मत हूं या बदकिस्मत कि मेरा सामना इतने खूंखार जानवर से हुआ। मेरी पुरानी दुनिया में भी जगुआर सबसे मजबूत शिकारियों यानी एपेक्स प्रेडेटर्स में से एक थे। जैकब को यह सारी जानकारी जाहिर तौर पर रेयर एंड रेयर बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया से मिली थी। हालांकि यह बीस्ट नहीं था पर उससे कम भी नहीं था। उस किताब में कोई भी जानवर जो रेयर प्रजाति की श्रेणी में आता था उसे बीस्ट कहा जाता था। भले ही यह सिर्फ एक अनकॉमन प्रजाति है,
पर जब तक ये इमोर्टिका के टियर क्लासिफिकेशन में आता है मेरे काम का है। चूंकि उस बिल्ली ने अपनी मौजूदगी छिपाने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब है कि आसपास उससे ज़्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं है, या फिर वो बस बेवकूफ़ है। काश मेरे पास एक राइफल होती तो वह बिल्ली अभी नर्क में पछता रही होती। जैकब ने कड़वाहट से अफसोस जताया। भले ही उसके पास सुपर ह्यूमन ताकत थी, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि बंदूकें इस स्थिति में ज़्यादा असरदार होती हैं। खैर, अब जब उसे शिकार मिल ही गया था तो वह उसे जाने नहीं देगा। और आसमान में काले बादल घने होते जा रहे थे। बारिश शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं था और जैकब बारिश से पहले लौटना चाहता था। ठीक है पिगहेड, जाओ और उस बिल्ली को मेरे लिए मार डालो। जैकब ने अपने बगल में लट्ठे की तरह खड़े बेजान पिगहेड को सीधा आदेश दिया। आदेश मिलते ही पिगहेड बिजली की रफ्तार से हरकत में आया और बिना किसी शोर की परवाह किए वह सीधा एरोटेल जगुआर की तरफ लपका। धत्तरी की, ये बंदा कुछ ज्यादा ही सीधा साधा है। अगर वह बिल्ली तुम्हारा खूंखार रूप देखकर भाग गई तो? जैकब हक्का बक्का रह गया और बड़बड़ाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत जब एरोटेल जगुआर ने उस धमाके को महसूस किया तो वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसकी जंगली आंखें अपनी तरफ आते पिगहेड पर लॉक हो गईं। उसने अपने बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए पिगहेड की दिशा में खूंखार गुर्राहट की। वह पिगहेड को एक घुसपैठिया और शिकार समझ रहा था। इसके बाद जगुआर पिगहेड की तरफ झपटा और अपने 2 तेज पंचों के साथ उस पर कूद पड़ा। पिगहेड ने भावहीन होकर जगुआर के सिर पर एक मुक्का मारा, लेकिन ठीक इसी पल जगुआर की तीर जैसी पूंछ अचानक हिली और उसने हवा में ही पैंतरा बदला। उसने पिगहेड के भारी मुक्के को पूरी तरह चकमा दे दिया और उसके सीने पर पंजा मार दिया। जैकब की आंखें जगुआर की इस अस्वाभाविक हरकत को देखकर सिकुड़ गईं। उसके पास अनकॉमन जानवरों की जानकारी तो थी, लेकिन किताब में उनकी शिकार करने के तरीके या खास चालों के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा था, जैसे कि इस जगुआर की पूंछ हवा में मुड़ने में मदद कर सकती है। ये छोटी सी जानकारी किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती थी, जिसे इसके बारे में पहले से पता ना हो। मुझे बेहतर जानना चाहिए था, एक अनकॉमन प्रजाति से निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है। मैं उस भूरे कमीने यानी डेकर पर विजय से अंधा हो गया था। वह बस अक्लमंद था, ताकतवर नहीं, जबकि यह एरोटेल जगुआर ताकतवर है। यह 10 डेकर को आसानी से मार सकता है। जैकब के चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए जब उसने पिगहेड की छाती पर पंजों के निशान देखे, जहां से लगातार खून बह रहा था। घाव बहुत गहरे नहीं थे, लेकिन ज्यादा खून बहना भी जानलेवा हो सकता था। वह इस वक्त पिगहेड को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह जंगल से बाहर न निकल जाए, और निश्चित रूप से इस अनकॉमन बिल्ली के हाथों तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ पिगहेड ने अपनी छाती के घाव पर ध्यान तक नहीं दिया और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। एरोटेल जगुआर ने ठंडी दहाड़ मारी और फिर से पंजों से हमला किया, और इस बार वह पिगहेड के रोएदार गर्दन पर भी दांत गड़ाना चाहता था। लेकिन ठीक इसी पल, इससे पहले कि जगुआर पिगहेड के मुक्के से बच पाता, उसके पीठ के बाल खड़े हो गए, जैसे उसने साइड से किसी जानलेवा खतरे को महसूस किया हो। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो पिगहेड के भारी मुक्के से बचना या साइड से आने वाले खतरे से। वह दोनों से नहीं बच सकता था, और बस ये भर भर की दुविधा यानी इनडिसीजन ही उसके अंत का कारण बन गई। पिगहेड का मुक्का उसके बाएं जबड़े पर लगा और ठीक उसी समय एक और मुक्का उसकी दाहिनी पसलियों पर पड़ा। इन 2 तरफा हमलों से एरोटेल जगुआर हवा में उड़ गया। दूसरा हमला जाहिर तौर पर जैकब का था, जिसने अपनी रफ्तार और समझ का इस्तेमाल करते हुए ठीक वक्त पर चुपके से हमला किया। मार डालो इसे, जैकब ने ठंडे स्वर में कहा, बिना जगुआर को भागने या संभलने का मौका दिए। पिगहेड ने बिना किसी भाव के आदेश माना। उसने अपना पैर उठाया और जगुआर के सिर पर, जो अभी भी पिछले हमले से चकरा रहा था, बेरहमी से कुचल दिया। क्रैक! सन्नाटे वाले इलाके में किसी की खोपड़ी टूटने की आवाज गूंज उठी। जैकब ने उस खूंखार जानवर के कुचले हुए सिर को ठंडी नजरों से देखा, और इससे पहले कि पिगहेड उसे फिर से कुचलता, उसने कहा, बस करो, ये मर चुका है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे स्पेसिमेन को और खराब करो। पिगहेड तुरंत रुक गया और वापस अपने बेजान रूप में आ गया। जैकब बिजली की रफ्तार से हरकत में आया। उसके हाथ में कंटेनर प्रकट हुआ और उसने एरोटेल जगुआर का खून जमीन में जज्ब होने से पहले ही इकट्ठा कर लिया। उसके इन्फिनिटी पेंडेंट में जगह कम थी और उस बड़े जगुआर की लाश उसमें फिट नहीं हो सकती थी। इसीलिए वे अपने साथ 2 कंटेनर लाया था, खून और दिल के लिए, ताकि वे बर्बाद ना हो। इन्फिनिटी पेंडेंट चीज़ों को बिल्कुल उसी हालत में सुरक्षित रखता था जो इसका सबसे बड़ा फायदा था। उसने जल्दी से ज़रूरी खून इकट्ठा किया, जगुआर का सीना चीरकर उसका दिल निकाला और उसे भी खून वाले कंटेनर में डालकर स्टोर कर लिया। आखिरकार अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। जैकब ने राहत की सांस ली। तभी उसके सिर पर एक ठंडी बूंद गिरी। उसने काले आसमान की तरफ देखा। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने जमीन पर पड़े सारे खून को धो दिया और उन दोनों को पूरी तरह भिगो दिया। जैकब ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत बहुत लंबे अरसे बाद वो इस बारिश का आनंद ले रहा था।
तभी उसके दिमाग में एक पुरानी याद तैर गई। फ्लैशबैक। एक अंधेरी बरसाती रात थी। एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी बारिश में भीग रहा था, जिसे खूबसूरत औरत खींच रही थी। वो औरत प्यार और खुशी से हंस रही थी। उस आदमी ने बेबसी से कहा, होप, चलो अंदर चलते हैं, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो। होप ने उत्साह में खिलखिलाते हुए जवाब दिया, जेएस, तुम हमेशा अपनी उस सड़ी हुई लैब में घुसे रहते हो या टैनिंग फील्ड्स में। तुम्हें कुदरत का मजा लेना चाहिए और कुछ खुशहाल यादें बनानी चाहिए। जेएस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और होप को अपनी बाहों में खींच लिया। सच में? शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर मैं भूल गया तो? क्या इसे अमर याद बनाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए? होप ने अपनी पतली बाहें जेएस की मजबूत गर्दन में डाल दी और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए मादक स्वर में कहा, हमने बारिश में कभी वो नहीं किया। गड़गड़ाहट। बिजली की कड़क के साथ जैकब की आंखें झटके से खुली, जिनमें गहरी उदासी थी। उसने पिगहेड की तरफ देखा, जो लट्ठे की तरह उसके बगल में खड़ा था। उसके सीने के गहरे घाव से खून बह रहा था और बारिश के पानी के साथ धुल रहा था। जैकब के हाथ में काले लिक्विड की एक बोतल आ गई और उसने पिगहेड को दी। इसे पी लो, वरना तुम खून बहने से मर जाओगे। उसने ऐसी ही मुसीबतों के लिए थोड़ा काला लिक्विड बचा के रखा था। पीने के बाद घाव से खून बहना अचानक बंद हो गया और घाव भरने लगा, लेकिन बहुत धीरे। चलो वापस चलते हैं, लाश बाद में उठा लेंगे। ये बारिश जल्दी नहीं रुकेगी और जल्द ही यहाँ कई शिकारी जानवर आ सकते हैं। जैकब ने ठंडे स्वर में आदेश दिया और वे ठिकाने की तरफ चल पड़े। हालांकि ज्यादातर जानवर बारिश में छिप जाते हैं, लेकिन ये जगह असाधारण नहीं थी। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था, इसीलिए लालच करने की जरूरत नहीं थी। पिगहेड का घाव और खराब ना हो, इसलिए वे धीरे धीरे चल रहे थे। उन्हें ठिकाने तक पहुंचने में 3 गुना ज्यादा वक्त लगा, लेकिन तभी जैकब के कदम ठिठक गए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो घाव से पता था। धम धम, कदमों की आहट। पहले इंजेक्शन के बाद उसकी सुनने की शक्ति बेहद तेज हो गई थी। इस बारिश के शोर में भी वो कुछ 10-20 मीटर दूर से हल्की आवाजें सुन सकता था, और ये आवाजें तो बहुत चौंकाने वाली थीं। जैकब के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि ये भारी भरकम कदम भी उसके ठिकाने की तरफ ही आ रहे थे, और वो भी तेज रफ्तार से। अगर उसने अभी अंदर घुसने की कोशिश की तो दरवाजा बंद करने से पहले ही उसका सामना उन कदमों के मालिकों से हो जाएगा। छिप जाओ, जैकब ने जल्दी से पिगहेड को हुक्म दिया और वे ठिकाने से कुछ ही मीटर दूर एक विशाल पेड़ के पीछे रेंगते हुए चले गए। जैकब इंतजार करना चाहता था कि जो भी है वो गुजर जाए, क्योंकि वे इस छिपे हुए दरवाजे को नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन उसने जो देखा उससे वो दहशत में आ गया और सन्न हो गया। अपनी जगह से भी उसने पेड़ों के ऊपर से 2 बड़े सिर निकलते देखे, और वे बहुत बहुत लंबे थे। उन 2 विशाल आकृतियों को देखकर जैकब का दिल कांप गया और उसके दिमाग में एक ही शब्द आया, जायंट्स, जायंट्स। तुरंत डेकर की जनरल की सारी जानकारी उसके दिमाग में कौंध गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये माउंटेन जायंट्स हैं? एक रेरर रेस, वही जिनसे डेकर ने इमोटिका चुराई थी। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए, अपने घर से इतनी दूर और इस ठिकाने के इतना करीब? क्या उस कमीने डेकर ने कोई गलती की और अपना पता दे दिया? जैकब का मन किया कि वो डेकर को फिर से सबसे क्रूरता से मार डाले, जो कि अगर उसका अंदाजा सही था तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में था। अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो भविष्य में उसके पास कोई मौका नहीं होगा। वो इन विशाल माउंटेन जायंट्स का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नहीं, उसने सोचा भी नहीं, क्योंकि वे उसकी कमर तक भी नहीं पहुंचते थे और वो उसे चींटी की तरह कुचल सकते थे। अब वो बस यही दुआ कर सकता था कि उन जायंट्स को ठिकाने का पता ना हो और वो बस भटकते हुए यहाँ आ गए हों, ताकि वो जल्दी से थोड़ा और काला लिक्विड और ज़रूरी सामान लेकर यहाँ से निकल सके। लेकिन तभी उनके पैरों के पास से एक दबी हुई आवाज़ आई, जिसने जैकब का दिल बैठा दिया। माय लॉर्ड्स, यही वो जगह है और छिपा हुआ दरवाज़ा बस कुछ ही मीटर दूर है। मेरे पीछे आए। फाक! जैकब ने मन ही मन गाली दी। उसे पता चल गया कि किसी और ने उसे ढूंढ लिया है। भले ही वो झाड़ियों की वजह से उस शख्स को देख नहीं पा रहा था, पर वो जानता था कि यही वो गद्दार है जो इन जायंट्स को यहाँ लेकर आया है। आखिर उस कमीने डेकर ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं या उन्हें ठिकाने के बारे में पक्का पता है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि डेकर यहाँ छिपा है तो उसके किए के बाद सिर्फ 2 जायंट्स नहीं आते। इसका मतलब ये है कि ये बस एक स्काउटिंग पार्टी है जिसकी अगुवाई वो कर रहा है जिसने शायद डेकर के निशानों को ढूंढ लिया है, और उसकी बातों से साफ है कि उसे ठिकाने के मालिक या मेरी पहचान के बारे में कोई खबर नहीं है और उन्हें ये जगह हाल ही में मिली है, वरना वे पहले ही आ सकते थे। और तो और वे अपनी इतनी ताकतवर काया के बावजूद बारिश में संभल कर चल रहे हैं, अपने कदमों के निशान छिपा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं खुशकिस्मत हूं या बदकिस्मत।
मैं ठिकाने में नहीं हूं और सारा कीमती सामान मेरे पेंडेंट में है, लेकिन वो लिक्विड्स और उपकरण अब मेरे हाथ से गए। शिट। जैकब ने मन ही मन कोसा और अपनी इस अच्छी बुरी किस्मत पर माथा पीटा, क्योंकि उसने एक बड़ी मुसीबत को तो टाल दिया था, लेकिन उसे इस बात की खुशी नहीं थी। वो इसके लिए तैयार नहीं था और अब उसका सुरक्षित पनाहगार खत्म हो चुका था। अब वो हार्ट एसेंस नहीं निकाल पाएगा और न ही अपनी ताकत बढ़ाकर यहां से निकलने की तैयारी कर पाएगा। उसकी सारी योजनाएं एक अनजानी गलती की वजह से गटर में मिल गईं। अंत में जैकब ने दांत भींचे और धीरे धीरे उन 3 खतरनाक शिकारियों से दूर रेंगने लगा। वो जानता था कि वो वापस नहीं जा सकता। उसे जितनी दूर हो सके भागना होगा, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि वो अंदर नहीं है। पिग हेड स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चल दिया। उसके कंधे पर एरोटेल जैगुआर की लाश थी। जैकब उस दिशा के ठीक उलट दिशा में भागा जहां से वे तीनों आए थे। इस भारी बारिश में उसके कदमों के निशान आसानी से धुल गए। बहुत बढ़िया, पहले एक गुलाम और अब एक खोया हुआ आवारा, जैकब ने झुंझलाते हुए बड़बड़ाया। ठिकाने से 1 मील दूर जाने के बाद जैकब ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और बिना रुके पूरी ताकत से दौड़ा। वो अपने और उनके बीच मीलों का फासला बनाना चाहता था और फिर रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता था ताकि अपना बेमकसद सफर जारी रख सके। डेकर के ठिकाने पर लबादा ओढ़े हुए ब्रॉन्ज गॉब्लिन यानी कि चैड और उसके पीछे आरोन और मॉन्टेल आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां दरवाजा छिपा हुआ था। बाहर कोई जाल नहीं है, इसका मतलब बनाने वाला किसी को चौंकाना नहीं चाहता था और दिखाना चाहता था कि यह एक साधारण काई वाला फर्श है, और यह काम कर भी जाता अगर मैंने खुद धुआं ना देखा होता, ब्रॉन्ज गॉब्लिन ने व्यंग के साथ कहा। पहले वो इस जगह के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब 2 माउंटेन जाइंट्स उसके साथ थे, वो बेशर्म और निडर हो गया। चैड, अपनी बकवास बंद करो और अंदर वाले को बाहर निकालो, आरोन ने झुंझलाते हुए कहा। अगर वे सावधानी ना बरत रहे होते तो अब तक वे हमला कर चुके होते। चैड ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और काई वाले फर्श पर जोर से ठोका, जो बेसमेंट का दरवाजा भी था। वो चिल्लाया, कोई है? मैंने इस तूफानी बारिश में यह दरवाजा देखा और मैं विनम्रता से अंदर शरण मांगता हूं। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है और मैं एक रात के रुकने के लिए एक सोने का सिक्का दूंगा। उनका मकसद साफ था, अगर अंदर कोई ताकतवर साधु नहीं है तो वे जगह पर धावा बोल देंगे। इस दुनिया में कमजोर को विरोध करने का कोई हक नहीं था। हालांकि चैड की लगातार भारी दस्तक के बावजूद दरवाजा शांत रहा। बारिश के अलावा कोई आवाज नहीं आई। भाड़ में जाओ, अब ये साफ है अंदर कोई चींटी है या वही चोर गॉब्लिन, और कौन जाने हम सावधानी बरतने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं और वो जमीन के नीचे के रास्ते से भाग जाए। देखो तो सही किसमें माउंटेन जॉइंट्स को नाराज करने की हिम्मत है। मॉन्टेल का सब्र टूट गया। वो डेकर को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा बेताब था और उसे भागने नहीं देना चाहता था। इस बार आरोन ने भी मॉन्टेल को नहीं रोका। वो जानता था कि अगर डेकर सचमुच अंदर है तो अपनी चालाकी से वो फिर उनके हाथों से फिसल सकता है। चैड जल्दी से एक तरफ हट गया जैसे ही उसने गुस्से से भरे मॉन्टेल को आगे बढ़ते देखा। मॉन्टेल ने अपनी विशाल मुट्ठी पूरी ताकत से दरवाजे पर दे मारी। धड़ाम! जमीन हल्की सी कांपी और हर तरफ पानी के छींटे उड़े। जहां वो हथौड़े जैसी मुट्ठी पड़ी थी वहां एक अंधेरा छेद बन गया। मेटेलिक दरवाजा नीचे तल पर पड़ा था जिस पर एक विशाल मुट्ठी का निशान ठप गया था। छोटा छेद, चलो इसे बड़ा करते हैं। मॉन्टेल ने ताना मारा और दमदार मुक्कों की बौछार कर दी। छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वो और आरोन उसमें फिट हो सकें। चलो चलते हैं। मॉन्टेल ने आरोन या चैड का इंतजार किए बिना पत्थर की सीढ़ियां उतरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने तीसरा कदम रखा, मॉन्टेल के पैरों के नीचे अचानक कड़कड़ाहट हुई और अगले ही पल वो गुर्राया। कमीने, लाइटनिंग ट्रैप, मैं उस आदमी की खाल उधेड़ दूंगा। मॉन्टेल ने कोसते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उसे कुछ सीढ़ियों पर बिजली के झटके लगे, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे वे बस उसे हल्की सी गुदगुदी कर रही हैं और कुछ नहीं। चैड के गले से निगलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो जानता था कि उन लाइटनिंग ट्रैप्स में लगभग 10 लाख वोल्ट का करंट था, लेकिन वो बंदा इसे ऐसे ले रहा था जैसे चींटी ने काटा हो। वो सोच रहा था कि इन जायंट्स की खाल कितनी सख्त होगी। अरुण ने मुस्कुराते हुए पीछे से कहा, ये गंवार बेवकूफ़। कुछ देर में मॉन्टेल ने बेसमेंट के लगभग सारे जाल ट्रिगर कर दिए। कीले, जहरीले तीर, जहरीला कोहरा, लेकिन मॉन्टेल को एक खरोच तक नहीं आई और वो गलियारे के अंत तक पहुंच गया जहां छिपा हुआ कमरा था। हालांकि वो जगह इतनी छोटी थी कि वो और आरोन अंदर नहीं घुस सकते थे, और अगर उन्होंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो पूरी गुफा ढह सकती थी। आरोन ने सख्ती से आदेश दिया, चैड,
अपनी तशरीफ नीचे ले जाओ और अंदर जाकर देखो कि कोई है या नहीं। सारे जाल खत्म हो गए हैं। एक्स स्कैनर इस्तेमाल करो। अगर कोई भागने की सुरंग है तो हमें तुरंत बताओ। रेनी माउंटेन में कहीं पूरा दिन भागने और थोड़ा आराम करने के बाद जेकब पूरी तरह थक चुका था। ऊपर से भारी बारिश की वजह से उसे किसी अनजानी बीमारी का भी डर सता रहा था। वह सचमुच सिर्फ 2 कपड़ों के टुकड़े पहने हुए था और वे भी उसके शरीर को पूरी तरह नहीं ढक रहे थे। एकमात्र राहत वो एरोटेल जगुआर की लाज थी जो उसे एक अच्छा पौष्टिक भोजन दे सकती थी, और वो उसकी मोटी खाल यानी थिक हाइट को एक गर्म कोट में बदलने की भी सोच रहा था। लेकिन सबसे पहले उसे इस बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी, और अब अंधेरा भी हो चुका था। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कभी कभी एक छोटी सी छत खुले आसमान से कहीं बेहतर होती है, जेकब ने कड़वाहट से सोचा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हालांकि वो जानता था कि इस अंधेरे में, जहां उसे पिग हेड भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, कोई पनाहगाह ढूंढना बस एक सपना था। इसीलिए उसने खुद ही एक जुगाड़ू पनाहगाह बनाया, पेड़ों की पत्ती और टहनियों से, जिसमें पिग हेड की मदद से उसे 2 घंटे लगे। हालांकि ये बहुत कच्चा था और पत्तों की छत से पानी अभी भी टपक रहा था, लेकिन अंधेरे में बेमकसद भटकने से तो ये लाख गुना बेहतर था। हालांकि मुझे अपनी खास शारीरिक स्थिति की वजह से ठंड नहीं लग रही, पर मुझे फिर भी सावधान रहना होगा, जेकब बड़बड़ाया, और उसने अपना चाकू निकाला। वो उस बड़े जगुआर की खाल उधेड़ने लगा। उसने बड़ी बारीकी से जगुआर की खाल को, जो ऊन जैसी थी, अलग किया और उसे बारिश में धुलने दिया। अब सिर्फ मांस और जानवर की आंतें बची थी, जिन्हें उसने फेंक दिया और सिर्फ मांस रख लिया। शिट, मैं आग भी नहीं जला सकता। जेकब इस बात पर अफसोस कर रहा था कि उसके पास जलाने के लिए कुछ सूखा नहीं था। तभी उसकी आंखें फैल गईं और वो बड़बड़ाया, आग? उन लोगों ने इंजेक्शन के ठीक बाद ठिकाने को ढूंढ लिया, और जिस दिन मैंने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किया उस दिन बारिश भी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि वो दरवाजे से उठने वाले धुएं की वजह से यहाँ आए थे। हालांकि मैंने रात में प्रोसेस करने की सावधानी बरती थी, लेकिन लगता है मैंने उन हाई लेवल स्पीशीज को कम आंका। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने ठिकाना कैसे ढूंढा। ये मेरी ही गलती थी। जेकब को अपने अंदाजे पर पूरा यकीन हो गया था, और वो 90% श्योर था कि यही उसके एक्सपोज होने की असली वजह थी। अंत में उसने बेबसी से आह भरी, क्योंकि अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसने मांस को कच्चा ही खा लिया, क्योंकि बारिश में छोड़ने पर वो खराब हो जाता। उसने जितना हो सके इन्फिनिटी पेंडेंट में स्टोर किया और बाकी सब खा लिया, कुछ नहीं छोड़ा। वो खुद अपनी भूख और बिना स्वाद की परवाह किए सब कुछ निगल जाने की अपनी अजीब फितरत से हैरान था। जेकब जानता था कि वो ऐसा नहीं था, लेकिन पहली भूख की लहर और बोन मैरो पीने के बाद उसे स्वाद या खाने की परवाह नहीं रही थी। जब तक उसे पोषण मिल रहा था, वो कुछ भी खा सकता था। ये तलब पहले इंजेक्शन के बाद और भी पक्की हो गई थी, और उसने इसे अभी नोटिस किया था। ये मांस गॉबलिन जितना पौष्टिक तो नहीं है, पर फिर भी इसने मेरे शरीर में गर्माहट भर दी है, और अब मुझे सोने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही। मुझे अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का गर्म प्रवाह महसूस हो रहा है। क्या इसी तरह दिल मेरे शरीर को बदलता यानी कन्वर्ट करता है? जेकब ने खुशी के साथ सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो उस अजीब गर्माहट को महसूस कर रहा था। उसकी थकान मिट रही थी और वो तेजी से रिकवर हो रहा था। वो 3 घंटे तक उस आधी बेहोशी और आधी नींद की अवस्था में रहा, जब तक कि वो गर्माहट पूरी तरह गायब नहीं हो गई। अब वो पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी आंखें खुली और चमक उठीं। उसने कहा, कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। सफ़ेद तैरती हुई किताब पलक झपकते ही उसके सामने आ गई। एक विचार के साथ कवर पलटा और पहला पन्ना खुल गया। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी, कर्स्ड इमॉर्टल फिजिक, 9 चरण। वारिस जेकब स्टीव। वर्तमान चरण पहला, शरीर परिवर्तन। पहले चरण की प्रगति 13%। ओह, एक बार में 3% एक्स्ट्रा प्रोग्रेस। जेकब हैरान था और उसने दूसरा पन्ना पलटा। दूसरा लेवल, इमॉर्टल मार्क को कर्स्ड मार्क में बदलना। प्रगति 5%। विवरण, कृपया विभिन्न टियर 1 या उससे ऊपर की प्रजातियों का हार्ट एसेंस सीधे अपने दिल में डाले। तीसरा लेवल, 100 साल की युवा आयु का इनाम। जेकब के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने देखा कि पहले इंजेक्शन ने उसे 4% प्रोग्रेस दी है। वो सोचने लगा कि एरोटेल जगुआर के हार्ट एसेंस से उसे कितना फायदा होगा, लेकिन उसका चेहरा उतर गया जब उसे याद आया कि अब वो हार्ट एसेंस नहीं निकाल सकता, क्योंकि सारा सामान ठिकाने में छूट गया था। जेकब ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा, इमोटिका, बताओ मेरा शरीर कितना बदल गया है? भले ही वो इस बकवास किताब से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ इमोटिका ही उसकी हालत को सबसे अच्छे से जानती है। लेकिन हमेशा की तरह इमोटिका ने टेढ़े मेढ़े शब्दों में लिखा, ही। मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे नज़ारा काफ़ी पसंद आ रहा है। ही। जेकब के माथे पर लकीरें उभर आईं और वो चिल्लाया, क्या तुम अपने घटिया सरकाज़म के बिना बस सवाल का जवाब नहीं दे सकती? इमोटिका ने लिखा,
ही ये सरकाज़म नहीं है, मैं तो बस शो का मजा ले रही हूँ। मुझे उत्सुकता है कि वो दो बड़े लट्ठे यानी बिग लॉग्स तुम्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं। कितना एक्साइटमेंट है। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का है, चिंता मत करो, उस बड़ी बिल्ली तो खाने के बाद तुम्हारा शरीर तुम्हारी मौजूदा दिल की ताकत से 59% कंपैटिबल हो गया है। तुम्हें बस मारना और हाई लेवल मांस खाते रहना है और तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। जैकब इमोर्टिका के जवाब से खुश था। उसे अचानक एक विचार आया और उसने अनिश्चितता के साथ पूछा, क्या तुम मुझे उन दो जायंट्स और उनके साथ मौजूद तीसरे व्यक्ति के बारे में और बता सकती हो? मान लो कि मैं पूछ रहा हूँ कि वे किस टीयर के हैं। लिखाई बदली। अगर तुम मुझसे सीधे पूछते तो मैं जवाब नहीं दे पाती, लेकिन तुमने सवाल सही तरीके से पूछा है तो मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकती हूँ। वो दो बड़े लट्ठे जायंट रेस की एक शाखा है जिसे माउंटेन जायंट रेस कहा जाता है। वैसे तो उन्हें 9वें टीयर का होना चाहिए, लेकिन उस गॉब्लिन की तरह उनकी ब्लड लाइन भी गिर चुकी है और वे अभी 7वें टीयर पर हैं। उनके शरीर चट्टान जैसे मजबूत हैं। कितने मजबूत? बस इतना समझ लो कि केवल 5 मिलीमीटर की गोली ही उनकी खाल को भेद सकती है। और तीसरे वाले के बारे में मुझे यकीन है तुम्हें यह पसंद आएगा। वो एक और गॉब्लिन था और मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने तुम्हारे उस गटर जैसे ठिकाने को ढूंढा था। गॉब्लिन शब्द पढ़ते ही जैकब का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गॉब्लिन्स के साथ उसका कोई मनहूस रिश्ता है या पुरानी दुश्मनी, लेकिन ये कमीने उसकी जिंदगी मुश्किल करने पर तुले थे। उसे लगा कि अगर उसके पास ताकत होती तो वो पूरी गॉब्लिन नस्ल को ही मिटा देता। इमोर्टिका ने मजाक उड़ाते हुए आगे लिखा, वो गॉब्लिन एक ब्रॉन्ज गॉब्लिन था और वो भी टीयर 4 का। अगर वो टीयर 6 का होता तो मुझे डर है कि वो बारिश में भी तुम्हारे कदमों की आहट सुन लेता और तुम्हारा बचना नामुमकिन होता। एक ब्रॉन्ज गॉब्लिन की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और उनकी नज़र सांप के इंफ्रारेड विजन के काफ़ी करीब होती है। उनके पास बहुत तेज सेंस होता है और वे स्काउटिंग में माहिर होते हैं। अब समझे तुम कैसे पकड़े गए? फक, तो वो धुआं ही था। जैकब ने उलझन और गुस्से में गाली दी। हालांकि उसका अंदाज़ा सही था, लेकिन वो इस बात से बहुत खफा था कि एक और गॉब्लिन ने उसकी वॉट लगा दी और ये वाला डेकर से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें पता था कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है, फिर भी तुमने मुझे चेतावनी नहीं दी? जैकब ने आखिरकार इस बात पर गौर किया और ठंडे स्वर में सवाल किया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तब भी नहीं बचा सकती जब तुम मरने वाले हो। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद हो। इसके अलावा मैं कोई अलार्म घड़ी नहीं हूँ, ना ही हर वक्त तुम्हारी बेबी सिटिंग कर सकती हूँ। अपनी समस्याओं से खुद निपटो और भूलो मत, मैं सिर्फ शास्त्र से जुड़े सवालों का जवाब दे सकती हूँ। जैकब ने जाहिर तौर पर आखिरी शब्दों पर विश्वास नहीं किया और पलटवार किया, तुम्हें मुझे तड़पते हुए देखने में मज़ा आता है ना? और ये बकवास बंद करो दी, तुम बिना सवाल के नहीं बोल सकती। हम दोनों जानते हैं कि ये एक सफ़ेद झूठ है। ही तो क्या हुआ? जैकब के माथे पर नस तन गई और वो खुद को रोक नहीं पाया। हरामी कमीने, अगर मैं मरा तो पक्का तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा। और उसने उस बकवास किताब को बंद कर दिया। उसके बाद उसने बेबसी से आह भरी, भले ही ये किताब नफ़रत के काबिल और भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन अमरता पाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। सच तो यह है कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब भी ये बोलती है मेरा खून खौल उठता है। खैर, कम से कम अब मुझे पता है कि मेरे पीछे कौन है। जैकब ने बाहर झांका। बारिश काफ़ी धीमी हो चुकी थी। उसे लगा कि जल्द ही बारिश रुक जाएगी, लेकिन आसमान अभी भी काला था। इसलिए उसने अपनी यात्रा जारी रखने के लिए भोर का इंतज़ार किया। अब वो जानता था कि उसका दुश्मन हीट सिग्नेचर्स देख सकता है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा और अपने निशान छिपाने होंगे, वरना उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो दो जायंट्स उस पर एम्बुश कर देंगे। 3 महीने का लंबा और खामोश सफ़र। इसी तरह जैकब को अपने ठिकाने से भागे हुए 1 हफ्ता बीत गया था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है या किस दिशा में जा रहा है, लेकिन वो बहुत सावधान था और उसे 90% यकीन था कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है। अब अगर वो जायंट्स या गॉब्लिन उसे ढूंढ भी लेते तो वे उसे डेकर के ठिकाने से नहीं जोड़ सकते थे। वो आसानी से एक असहाय इंसान होने का नाटक कर सकता था जो पहाड़ों में खो गया है। फिर भी वो उनसे सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे एक झटके में मार सकते थे। एक बात जो काबिले तारीफ थी वो ये थी कि उसने 5वें और 7वें दिन कुछ जानवरों का सामना किया और 2 अनकॉमन जानवरों का शिकार भी किया। लेकिन उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसके पास उनका हार्ट और ब्लड इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक आखिरी कंटेनर बचा था। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ अपनी बॉडी बनाने पर था। हर शिकार और खाने के साथ वो मजबूत होता जा रहा था। जैकब ने यह भी नोटिस किया कि जैसे जैसे वो इस खास दिशा में बढ़ रहा था, जानवर कमज़ोर होते जा रहे थे। यहाँ तक कि उसे कॉमन प्रजातियाँ भी मिलने लगी थीं। उसने अंदाज़ा लगाया कि वो शायद निकास के करीब है। जहाँ तक पिगहेड की बात है, वो अपने भारी भरकम शरीर से अब बहुत मुरझा गया था। जैकब पूरी तरह बेबस था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उन लिक्विड्स के बिना उसे कैसे जिंदा रखा जाए। पिगहेड ना तो सामान्य खाना खाता था, ना ही पीता था।
भले ही जैकब ने उसे मांस और खून खिलाने की कोशिश की। वो हर गुजरते दिन के साथ सूखता जा रहा था और जैकब को डर था कि पिगहेड बाहर निकलने से पहले ही मर जाएगा। हालांकि जैकब के पास एक आखिरी लिक्विड की बोतल थी, लेकिन वो उसे आपातकालीन स्थिति के लिए खुद के लिए बचा रहा था। पिगहेड पूरी तरह डिस्पोजेबल था, जबकि जैकब की जान नहीं, और अगर वो किसी मुसीबत में पड़ा तो अब वो अकेला और तेज भाग सकता था। वक्त बीतता गया और जैकब को इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में भटकते हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। इस खास दिन बूम, जैकब जो कि एक पेड़ की बड़ी शाखा पर बैठा था, उसने अचानक एक बेहद जानी पहचानी आवाज़ सुनी। एक ऐसी आवाज़ जिसे वो कभी नहीं भूल सकता, भले ही वो सब कुछ भूल जाए। उसने अपने पिछली जिंदगी के आधे से ज़्यादा हिस्से में ये आवाज़ अनगिनत बार सुनी थी। उसकी एम्बर आंखों में एक चमक आई और चेहरे पर खुशी की एक लकीर थी। वो बड़बड़ाया, बंदूक की गोली? 3 महीने पहले और अब के जैकब में जमीन आसमान का फर्क था। अब उसका शरीर गठीला और मांसल यानी ब्राउनी था। उसने एरोटेल जगुआर की खाल से बना एक कच्चा कोट और किसी दूसरे अनकॉमन जानवर की खाल से बनी पैंट पहनी हुई थी। उसका चेहरा मिट्टी की मोटी परत और लंबी उलझी हुई दाढ़ी से ढका था, जबकि उसके बाल बेतरतीब ढंग से कंधों तक कटे हुए थे। उसकी आंखों में तेज और जानलेवा इरादा यानी मर्डरस इंटेंट था। उसे देखकर एक जंगली बर्बर यानी वाइल्ड बारबेरियन का एहसास होता था, जो कई क्रूर लड़ाइयों से गुजरा हो। और ये सच भी था, क्योंकि भटकने के पहले महीने के बाद ही उसने जानवरों से लड़ने के लिए पिगहेड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और खुद उनसे भिड़ने लगा था। इसके 2 कारण थे। एक तो पिगहेड हर लड़ाई के साथ मुरझा रहा था, और दूसरा जैकब अपनी बढ़ती हुई ताकत का आदी होना चाहता था। 9 अनकॉमन और 25 कॉमन जानवरों का शिकार करने और खाने के बाद उसका शरीर अब उसके मौजूदा दिल के साथ 100% कंपैटिबल हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास ऐसी ताकत है जो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं थी, और ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी तरफ पिगहेड अब अपने पुराने रूप का आधा रह गया था। वो जैकब से भी थोड़ा कमज़ोर लग रहा था, और अगर जैकब उसे लड़ने देता तो वो अब तक पूरी तरह सूख चुका होता। हालांकि इस वक्त ये बात सबसे कम ज़रूरी थी, क्योंकि जैकब ने अभी अभी बंदूक की गोली की आवाज़ सुनी थी। पहले उसे यकीन नहीं था कि इस दुनिया में बंदूकें हैं या नहीं, लेकिन अब वो पक्का हो गया था। और तो और वो इतने समय से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और इस गोली का मतलब था कि कोई यहाँ शिकार करने आया है, या फिर वे भी उसकी तरह भागे हुए लोग हैं। दूसरे सिनेरियो के चांस कम थे, लेकिन थे। चूंकि वे बंदूक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब वे कमज़ोर हैं, और थूथुन के धमाके से लग रहा है कि ये शायद एक राइफल है जिसमें 66 सेंटीमीटर का बैरल और 15 राउंड की मैगजीन है, या फिर कोई कार्बाइन जिसमें 51 सेंटीमीटर का बैरल और 12 राउंड की मैगजीन है। हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी टेक्नोलॉजी सिर्फ कोल्ड लाइटनिंग कार्बाइन के लेवल पर है, या शायद ये बंदा कोई और खरीद नहीं सकता। खैर, जल्द ही पता चल जाएगा। बंदूकों के बारे में सोचते ही जैकब का दिल जोरों से धड़कने लगा। पिछली जिंदगी में यही उसकी रोजी रोटी थी, यानी ब्रेड एंड बटर, और इन्हीं के दम पर उसने पूरी दुनिया की एडवांस्ड वेपनरी इंडस्ट्री पर राज किया था। भले ही उसने मॉडर्न हथियारों के साथ काम किया था, लेकिन उनकी नींव उनके पूर्वजों पर ही टिकी थी, और उसके पास एंटीक गन्स का सबसे बड़ा कलेक्शन भी था। कुल मिलाकर वो इन हथियारों को रग रग से जानता था। सिर्फ आवाज़ सुनकर वो बता सकता था कि कौन सी बंदूक चली है, बिल्कुल अभी की तरह। ये था जैकब स्टीव का असली चेहरा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हत्या की कला को निखारने में लगा दी थी। दबे पांव वो तेजी से उस जगह पहुंचा जहां से आवाज़ आई थी, और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी जिनसे उसका दिल उत्साह से भर गया। बहुत बढ़िया शॉट सरगस, एक महिला की आवाज़ तारीफ में गूंजी। एक और पुरुष की आवाज़ में थोड़ा घमंड था। लेडी की आना, ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने एक बार 3 हॉर्न लिजर्ड का शिकार किया था। जैकब धीरे धीरे पेड़ों के पास रेंगा, और आखिरकार उसने इन आवाज़ों के मालिकों को देखा। वो हैरान हो गया जब उसने 4 घुड़सवारों को इंग्लिश हंटर आउटफिट्स पहने हुए देखा। 2 खूबसूरत लड़कियां थीं और 2 लंबे और हैंडसम नौजवान। सुनहरे बालों वाले एक नौजवान के हाथ में एक काली राइफल थी, जो बिल्कुल कोल्ड लाइटनिंग कार्बाइन जैसी लग रही थी, जैसा जैकब ने अंदाज़ा लगाया था, और बाकी तीनों के पास भी वैसी ही राइफल्स थीं। इंसान, लगता है मैं अनकॉमन रीजन में भटक गया हूँ। डेकर के जर्नल के मुताबिक इंसान अनकॉमन रीजन में रहते हैं, और ये 4 ज्ञात क्षेत्रों में सबसे कमज़ोर है। खैर, ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर मैं गलती से रेयर रीजन में चला जाता तो मुश्किल हो जाती। मुझे पहले इस दुनिया का ज्ञान हासिल करना होगा, और फिर ऊपरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ना होगा, और अपनी ही प्रजाति यानी इंसानों के साथ घुलना मिलना सबसे आसान तरीका है। लेकिन वो चारों किसी अमीर खानदान के वारिस यानी साइकॉन्स लग रहे हैं। अगर मैं उनके सामने गया तो मेरे मौजूदा हुलिये को देखकर वे दुश्मन यानी हॉस्टाइल हो सकते हैं, तो मैं बस उनका पीछा कर सकता हूँ, और अंत में मैं इंसानी बस्ती तक पहुँच जाऊँगा।
जेकोब ने जल्दी फैसला किया कि वो छिपा रहेगा और इन चारों का पीछा करेगा तब तक जब तक वे उसे किसी इंसानी शहर तक न ले जाएं। वैसे उसे उनकी बातचीत और उन कोल्ड लाइटनिंग राइफल्स में भी दिलचस्पी थी। सर एरियन, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? गस ने भूरे घोड़े पर सवार काले बालों वाले नौजवान की तरफ देखा। एरियन ने एक पल सोचा और कहा, हम अभी रेनी माउंटेन रेंजेस के बाहरी इलाके यानी पेरिफेरीज में है। अगर आप अनकॉमन जानवरों का शिकार करना चाहते हैं तो हमें 5 दिन या उससे ज़्यादा सफ़र करना होगा अगर हम बदकिस्मत रहे तो। लेकिन हम इतने लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकते ना। तो चलिए डार्क वुल्फ रिज की तरफ चलते हैं जो सबसे पास है और डार्क वुल्फ्स का शिकार करते हैं। वे कॉमन जानवर हैं और कुछ अनकॉमन में विकसित हो सकते हैं। वे खूंखार हैं और झुंड में शिकार करते हैं। वे बड़ी संख्या में अनकॉमन जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। अगर कोई खतरा हुआ तो हम आसानी से पीछे हट सकते हैं। क्या ख्याल है? दोनों लड़कियां गस की तरफ उम्मीद से देख रही थीं। वो साफ तौर पर इस छोटी पार्टी का लीडर था। गस ने बिना सोचे सिर हिला दिया और घमंड से कहा, तो फिर डार्क वुल्फ रिज ही सही। मुझे वैसे भी थोड़ी भेड़िए की खाल चाहिए थी। है। गस का मजाक सुनकर दोनों लड़कियां प्रशंसा भरी नज़रों से खिलखिलाने लगीं, जबकि एरियन ने अपने एम्प्लॉयर की तरफ देखकर एक कड़वी मुस्कान दी। एरियन की अगुवाई में उन्होंने अपने घोड़ों को दौड़ाया और डार्क वुल्फ रिज की दिशा में चल पड़े। जेकोब जो ये सब देख और सुन रहा था, उसने अपनी जीप पर क्लिक किया। तो उस जगह को डार्क वुल्फ रिज कहते हैं और वो कुत्ते बहुत शातिर थे। उन्होंने मेरे कोट को भी लगभग फाड़ दिया था। मुझे डर है कि ये 4 रईसज़ादे मुझे इंसानी बस्ती तक ले जाने से पहले ही मारे जाएंगे। अब क्या करूं? चारों घुड़सवार सावधानी से डार्क वुल्फ रिज की ओर बढ़े जो उनके रुकने की जगह से कुछ ही मील दूर था। लेकिन वे पूरी तरह इस बात से अनजान थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है, वो भी घोड़ों पर नहीं बल्कि पैदल। और तो और वो व्यक्ति बेहद फुर्ती यानी एजिलिटी के साथ और बिना पसीना बहाए ये कर रहा था। आधे घंटे के सफर के बाद वे आखिरकार एक पहाड़ी घाटी की तलहटी पर पहुंच गए। सुनहरे बालों वाले नौजवान गस ने काले बालों वाले एरियन से पूछा, क्या यही डार्क वुल्फ रिज का प्रवेश द्वार है? दोनों खूबसूरत लड़कियां भी नज़ारे की तारीफ कर रही थीं, इस बात से बेखबर कि ये जगह कितनी खतरनाक है। एरियन ने सिर हिलाया और गंभीरता से जवाब दिया, जी सर गस, अगर कोई रेनी माउंटेन के और गहरे हिस्सों में जाना चाहता है तो एक रास्ता इस रिज को पार करना है। हमें सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर शिकार करना चाहिए, वरना हम बड़े भीड़ियों के झुंड को आकर्षित कर सकते हैं और हमें अंधेरा होने से पहले निकलना होगा। वे डार्क वुल्व्स अंधेरे में बेहद सक्रिय होते हैं और अगर उन्होंने हम पर एम्बुश किया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। गस ने कहा, तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हमारे पास अंधेरा होने से पहले सिर्फ 3 घंटे हैं। लेडीज, आपका क्या ख्याल है? कियाना, एक छोटी और चंचल लड़की जिसका चेहरा गोल और त्वचा साफ थी, ने उत्साह के साथ जवाब दिया, हाँ, हमें जल्दी करनी होगी। मैं शिकार के अनुभव का मौका नहीं गंवाना चाहती, है ना जेनिफर? जेनिफर, जिसका चेहरा अंडाकार और त्वचा पीली सफेद थी और जिसके सुनहरे बाल लंबे थे, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड की उम्मीद भरी नजरों और अपने भाई गस के आत्मविश्वास भरी मुस्कान को देखकर वो हिचक गई। उसने गहरी सांस ली और थोड़ी जबरदस्ती वाली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें अंधेरा होने से पहले निकलना होगा। बस अपने बड़े भाई पर भरोसा रखो, गस ने आत्मविश्वास से कहा और एरियन को आगे चलने का इशारा किया। वे सभी अपनी राइफल्स को एक्टिव पोजीशन में पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि खतरे के किसी भी पल में रिएक्ट कर सकें। लेकिन उनकी बदकिस्मती, डार्क वुल्फ रिज में 5 मील अंदर जाने के बाद भी उन्हें एक भी भेड़िया या कोई और जानवर नहीं मिला। एरियन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हमें इतने वक्त में एक भी भेड़िया नहीं मिला, आखिर हो क्या रहा है? गस ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, शायद उन कुत्तों को देखने के लिए हमें और गहरा जाना पड़ेगा। इन लेटेस्ट तोपों के साथ हमें उन मामूली कुत्तों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एरियन ने कोई बहस नहीं की। वो इन 3 अमीरों जैसा नहीं था जो मजे के लिए शिकार करते थे। वो एक प्रोफेशनल शिकारी यानी प्रोफेशनल हंटर था जिसकी रोजी रोटी शिकार से चलती थी। रेनी माउंटेन रेंजेस बहुत विशाल और खतरनाक थीं, इसलिए वो यहाँ बहुत कम आता था, खासकर किसी का गाइड बनकर। अगर गस ने उसे ये लेटेस्ट कैनन नहीं दी होती तो वो इन घर के फूलों के साथ यहाँ घुसने को तैयार नहीं था। फिर भी वो उन्हें उनके बैकग्राउंड की वजह से यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था जब तक कि वो अपनी बाकी की जिंदगी इन पहाड़ों में न बिताना चाहे, जो कि न जीने के बराबर था। इसलिए उसे अपना गाइड का फर्ज निभाना था और उन्हें सुरक्षित रखना था। डार्क वुल्फ रिज तब तक काफी सुरक्षित था जब तक वे बहुत गहराई में न जाएं। लेकिन अब इतना अंदर आने के बाद भी कोई भेड़िया उन पर नहीं झपटा तो उसे बेचैनी होने लगी। इसी तरह वे डार्क वुल्फ रिज में 10 मील अंदर घुस गए। अगर वे आगे बढ़ते रहे तो वे डार्क वुल्व्स के प्रजनन स्थल में घुस जाएंगे, जो उनकी मौत का कारण बन सकता था। एरियन ने उन्हें रुकने का इशारा किया और अपनी आंखों में गंभीर भाव के साथ कहा, सर गस, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस जगह के साथ कुछ तो गड़बड़ है।
गस ने एरियन को बुरी नजरों से देखा और कड़ाई से कहा, सर एरियन, मुझे तो यहाँ कोई भेड़िया नहीं दिख रहा, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा ड्रामा कर रहे हो। मुझे लगता है कि वापस जाके मुझे तुम्हारे एजेंसी लीडर से बात करनी होगी। एरियन ने तेवर नहीं छोड़े। आप जितनी चाहें शिकायत कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि लीडर मुझे सजा देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि डार्क वोल्फ रिज में अब एक रेयर वोल्फ किंग आ गया है। इसीलिए सारे भटकते हुए भेड़ियों इस रिज के कोर में पीछे हट गए हैं। सिर्फ एक वोल्फ किंग ही ऐसा कर सकता है। मेरा यकीन मानिए, अब बाद में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन हमें हजारों भेड़ियों के हम पर टूट पड़ने से पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। वोल्फ किंग का नाम सुनकर गस चौंक गया। ये एक रेयर प्रजाति थी जो अपनी नस्ल को कंट्रोल कर सकती थी जब तक कि झुंड में कोई दूसरा वोल्फ किंग ना हो। और तो और, वोल्फ किंग का जन्म उन इंसानों के लिए बहुत गंभीर बात थी जो इस रेनी माउंटेन रेंज के पास रहते थे। एक वोल्फ किंग आसानी से भेड़ियों की भगदड़ मचा सकता था, जो इंसानों के लिए अच्छी खबर नहीं थी। जेनिफर ने भी मिन्नती भरे स्वर में कहा, भैया इनकी बात सुनिए, हम किसी और जगह चले जाएंगे। कियाना भी डरी हुई लग रही थी और गस की तरफ देख रही थी। गस ने दांत पीसे और आखिरकार मान गया। ठीक है, चलो। एरियन ने राहत की एक बड़ी सांस ली। उसने जल्दी से अपना घोड़ा मोड़ा और उन्हें रिच से बाहर निकलने की तरफ ले गया, लेकिन गोधुली हो चुकी थी और जब निकास और उनके बीच सिर्फ 3 मील का फासला बचा था, उन्हें दूर से एक डरावनी चीख सुनाई दी जिसने उन्हें कपा दिया। एरियन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये पक्का वोल्फ किंग की चीख है, हमें जल्दी निकलना होगा। ये शिकार का साफ संकेत था, हमें देख लिया गया है। पेड़ों की छाया में छिपा जेकब, जो पूरा दिन इस ग्रुप का पीछा कर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था, चमकती आंखों से सोचने लगा, एक रेयर प्रजाति, मैंने अपने पूरे सफर में इसका सामना नहीं किया। अगर मैं उसका खून और दिल इकट्ठा कर सकूं। इस पल जेकब ने घोड़ों के उस भागते हुए ग्रुप को बेहद ठंडी नजरों से देखा, जैसे वे कोई हाई क्वालिटी चारा हो। जेकब दबे पांव बिना किसी आवाज के उस भागते हुए ग्रुप का पीछा कर रहा था। उसकी पैनी नजरें हर हरकत पर टिकी थीं। इस छोटी लड़की कियाना ने बहुत तेज खुशबूदार परफ्यूम लगाया है। जब मैं यहां से उसे सूंघ सकता हूं, तो वो नाक वाले कुत्ते कैसे नहीं सूंघेंगे? अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से ये सब मारे जाएंगे। चूंकि इनका मरना तय है, तो बेहतर है कि ये मेरे लिए चारे का काम करें। मुझे बस उस वुल्फ किंग के सामने आने का इंतजार करना है, ताकि मैं उस पर एम्बुश कर सकूं। एक बार वो मर गया तो बाकी झुंड बिखर जाएगा और मैं उसका दिल और खून आसानी से ले सकूंगा। अनकॉमन रैंक से ऊपर के जानवरों को बीस्ट कहा जाता था, और वे किसी भी साधारण अनकॉमन जानवर से कई ज्यादा ताकतवर होते थे। यहाँ तक कि वो रेयर प्रजातियां जिनके पास सिर्फ दिमाग था और ताकत नहीं, वो भी इन बीस्ट्स के सामने नहीं टिक सकती थीं। जेकोब को अब तक कोई बीस्ट नहीं मिला था, क्योंकि वह अनकॉमन रीजन की तरफ बढ़ रहा था, जो कि उसकी किस्मत थी। वरना अगर वह रेयर रीजन में घुस जाता तो अब तक उसका कीमा बन चुका होता। फिर भी वो एक रेयर प्रजाति का हार्ट और ब्लड पाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। जहाँ तक इंसानी बस्ती जाने का सवाल था, उसने एरियन के पास एक मैप देख लिया था, इसलिए उसे अब इन अजनबियों की जान की कोई परवाह नहीं थी। वे अब उसके लिए गाइड से ज्यादा शिकार के चारे थे। जेकोब की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। घाटी में कई कदमों की आवाजें गूंजने लगीं और उन चारों को भी इसका एहसास हो गया। वे पैनिक हो गए। गस दहशत में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? वे हमें इतनी जल्दी ट्रैक कैसे कर सकते हैं? एरियन का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया था। अचानक उसे कुछ समझ आया और वो चिल्लाया, ये वो गंध है। डार्क वुल्फ्स की सूंघने की शक्ति खौफनाक होती है। धत तेरी की, अब बहुत देर हो चुकी है। वे जितनी तेज हो सके घोड़े दौड़ा रहे थे, लेकिन घने पेड़ों की वजह से रफ्तार नहीं बन पा रही थी और भेड़िए नजदीक आते जा रहे थे। कियाना का चेहरा पीला पड़ गया और वो पागलों की तरह चीखी, कुछ करो, मैं मरने नहीं चाहती। एरियन ने गंभीरता से जवाब दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये पीछे वाले भेड़िए तो बस आगे की टोली यानी वैनगार्ड है। जैसे ही वो हमें घेरेंगे और भी आ जाएंगे। हमें बस अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। गस ने सब देखा कि एक वयस्क शेर के बराबर बड़े डार्क वुल्फ्स अपनी खूंखार आंखों से उन्हें देख रहे हैं, तो उसे घोर निराशा महसूस हुई। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसकी नज़र एरियन पर पड़ी, जो पीछे देख रहा था। गस की आंखों में एक बेरहम चमक कौंध गई। उसने अपनी राइफल उठाई, निशाना एरियन के घोड़े के सिर पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। बूम बूम। एरियन को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। इस धमाके के बाद उसका घोड़ा अचानक उलट गया, यानी समरसॉल्ट कर गया, और एरियन हवा में उड़ते हुए सीधा एक पेड़ से जा टकराया। उसका चेहरा पेड़ से इतनी जोर से टकराया कि किसी तरबूज की तरह फट गया और खून का फवारा फूट पड़ा। जेनिफर को यकीन नहीं हुआ कि गस ने अभी क्या किया। उसने डर भरी नजरों से गस को देखा, फिर पीछे देखा। भेड़िए उस मरे हुए घोड़े और तड़पते हुए एरियन पर टूट पड़े थे।
इससे पहले कि कियाना या जेनिफर कुछ बोल पाती, गस ने एक ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो जानवर अभी हमारे टुकड़े कर रहे होते। या तो हम बचते या वो, इसलिए बस भागने पर ध्यान दो। वे उसकी बात का विरोध नहीं कर सके क्योंकि अब भेड़िए उनका पीछा नहीं कर रहे थे। वे बस अपना सिर झुकाकर भागते रहे। जेकोब जो पेड़ों की छांव से ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक दिलचस्प लेकिन ठंडी मुस्कान आ गई। ही, जरूरत पड़ने पर पीठ में छुरा घोंपना, बिल्कुल मेरे पुराने दिनों की तरह। देखते हैं अगला शिकार कौन बनता है। मैं देखना चाहता हूं कि वह अपनी जान बचाने के लिए अपनों को भी मार सकता है। मैं वो राइफल और सामान बाद में उठा लूंगा। उन कुत्तों को हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, शायद। हालांकि उसे मैप चाहिए था, पर वह अभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वही दमदार दहाड़ फिर गूंजी। भेड़िए थोड़ा कांपे, उन्होंने लाशों को खाना छोड़ा और फिर से उन तीनों का पीछा करना शुरू कर दिया। जेकोब की आंखें चमक उठी जब उसने भेड़ियों को जाते देखा। उसने उस खून से भरे बैग और एरियन की शत विक्षत लाश के पास पड़ी राइफल को देखा। अगर मुझे वुल्फकिन पर चुपके से हमला करना है तो मेरा ये पुराना चाकू काफी नहीं होगा। जेकोब ने इधर उधर देखा और फिर बिजली की रफ्तार से उस लेदर बैग और राइफल की तरफ लपका। उसने कामयाबी से बैग और राइफल उठा ली और तुरंत पीछे हट गया, इससे पहले कि कोई भेड़िया उसे देख पाता। उसकी रफ्तार अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि उसका शरीर उसके दिल के साथ पूरी तरह तालमेल बैठा चुका था। और सबसे बड़ी बात, वह ये रफ्तार 1 सेकंड के अंदर हासिल कर सकता था। इसी वजह से वह इतनी आसानी से ये चोरी कर पाया, वरना उन खूंखार जानवरों की नज़र से बचना नामुमकिन था। जेकोब ने बिना चेक किए बैग को इन्फिनिटी पेंडेंट में डाल दिया और कोल्ट लाइटनिंग राइफल को अपनी परखी नज़रों से देखा। उसने उसके चिकने मैगजीन गेट को सहलाया। हालांकि ये कोल्ट लाइटनिंग की एक सस्ती नकल है, फिर भी इसमें दम है। लेकिन इसका मजल घटिया क्वालिटी का है और ट्रिगर पिन शायद चांदी की है। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसे बनाया है। ये 50 या 55 शॉट्स में फट जाएगी, लेकिन देखने से ये नई और पूरी तरह लोडेड लग रही है, तो कुछ वक्त तक मेरा काम चल जाएगा। जेकोब ने एक नज़र में ही राइफल की कमियां पकड़ लीं, लेकिन वह संतुष्ट था। जब तक ये लगातार कुछ गोलियां दाग सकती थी, उसके लिए काफ़ी था, क्योंकि अभी उसके पास इसे मॉडिफाई करने का वक्त नहीं था। जैकोब सरपट दौड़ते घोड़ों और उनके पीछे लगी डार्क वुल्फ्स का पीछा करता रहा। वो इंतजार कर रहा था कि कब वुल्फ किंग खुद को दिखाए और उसे एम्बुश करने का मौका मिले। उसे उन 3 जानों गस, कियाना और जेनिफर की अब कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी। इसके अलावा उसे जो चाहिए था, यानी राइफल, वो मिल चुका था, और वो गस जैसे किसी इंसान को अपने सफ़र में साथ नहीं रखना चाहता था, भले ही वो खुद भी वैसा ही क्यों ना हो। जल्दी बिखर जाओ, वरना हम नहीं बचेंगे। गस का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि भेड़िए उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और वुल्फ किंग उन्हें शिकार बनाने के लिए झुंड को कंट्रोल कर रहा है। वो जानता था कि अब किसी और को मारने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने दूसरा विकल्प चुना, अकेले भागना, भले ही इसके लिए उसे अपनी बहन और दोस्त का इस्तेमाल करना पड़े। कियाना पागलों की तरह चीखी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती और मुझे रास्ता नहीं पता। अगर मैं अकेली गई तो मारी जाऊंगी। दूसरी तरफ जेनिफर ने अपने जज्बातों पर काबू रखा और गस के सुझाव को मान लिया। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म भाव था। ठीक है, कियाना को अपने साथ ले जाओ, मैं दूसरी तरफ जाती हूँ, इससे भेड़िए बंट जाएंगे। गस के पास सोचने का वक्त नहीं था, वो चिल्लाया, जाओ। जेनिफर ने भी देरी नहीं की। उसने सावधानी से घोड़े की लगाम मोड़ी और दूसरी दिशा में मुड़ गई। डार्क वुल्स का झुंड भी 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों का पीछा करने लगा। जैकोब की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई जब उसने यह सब देखा। उस औरत को शायद अंदाजा हो गया है कि उनका पीछा इतनी आसानी से क्यों किया जा रहा है। जैकोब ने जेनिफर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और गस और कियाना का पीछा करने लगा, क्योंकि ज़्यादातर भेड़िए उन्हीं के पीछे थे। गस ने भी नोटिस किया कि भेड़िए पहले से 2 गुने हो गए हैं। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने रोती हुई कियाना को जानलेवा इरादे से देखा, लेकिन इससे पहले कि वो एरियन की तरह उसका इस्तेमाल कर पाता, उसे सामने से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। और अगले ही पल उसने देखा कि एक 4 मीटर लंबी परछाई सामने से उस पर झपटी, जिसका विशाल जबड़ा नुकीले दांतों से भरा था। इससे पहले कि गस कुछ कर पाता, उस जबड़े ने उसके चेहरे को पूरी तरह निगल लिया और एक झटके में बंद हो गया। उसे एक शब्द बोलने का भी मौका नहीं मिला और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उस विशाल परछाई ने घोड़े को भी टक्कर मारी और उसे गस के बिना सिर वाले शरीर के साथ हवा में उड़ा दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर कियाना बेहोश हो गई और खून के प्यासे भेड़ियों के बीच जा गिरी। वो विशाल परछाई एक 4 मीटर लंबा डार्क वुल्फ था, जिसकी गर्दन पर सिल्वर फर था। ये नया विकसित हुआ डार्क वुल्फ किंग था। डार्क वुल्फ किंग ने गस के कुचले हुए सिर को थूका और आसमान की तरफ देखकर एक दमदार और रौबदार दहाड़ मारी। औ!
बाकी भेड़िए कांप गए और कुत्तों की तरह डरकर अपने सिर झुका लिए। लेकिन डार्क वुल्फ किंग को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने दहाड़ना बंद किया और अपना सिर एक पेड़ की तरफ मोड़ा। उसने तुरंत एक ह्यूमनॉइड परछाई को नोटिस कर लिया। बूम बूम बूम! लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, लगातार 3 गोलियों की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। वुल्फ किंग को संभलने या उन पागलपन से भरी रफ्तार वाली गोलियों से बचने का वक्त नहीं मिला। वे सीधे उसकी खोपड़ी पर लगीं और उनमें से एक बिल्कुल उसकी दोनों आंखों के बीच। वुल्फ किंग को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और वो जैकोब के हाथों मारा गया। बाकी भेड़ियों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने वुल्फ किंग के विशाल शरीर को ज़मीन पर गिरते देखा तो वो दहशत में दहाड़े और इधर उधर भाग गए। खैर, ये तो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे जल्दी से इसका दिल और खून इकट्ठा कर लेना चाहिए, इससे पहले कि वो कुत्ते होश में आ जाए। जैकोब जल्दी से पेड़ से नीचे कूद गया। उसके हाथ में एक मेटल कंटेनर आ गया। उसने उसे जल्दी से खाली किया। उसमें एक दूसरे अनकॉमन जानवर का खून और दिल था। चूंकि उसने अब एक रेयर बीस्ट का शिकार कर लिया था, तो उसे अनकॉमन जानवर के हार्ट और ब्लड की ज़रूरत नहीं थी। उसने फुर्ती से वुल्फ किंग का बड़ा दिल, जो 1 फुट का था, निकाला और कंटेनर को उसके खून से भरकर स्टोर कर लिया। अफसोस कि मैं इसे खा नहीं सकता। जैकोब को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसे ये रेयर क्वालिटी का मीट उन भेड़ियों के लिए छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन वो जानता था कि वो इतनी बड़ी लाश को ढो नहीं सकता, वरना वो खुद उन भेड़ियों का शिकार बन जाएगा। अचानक उसकी नज़र कियाना पर पड़ी। वो अभी भी जिंदा थी और उसके सिर के घाव से खून बह रहा था। फिर उसने उन बैग्स और राइफल्स को देखा जो गस और कियाना के पास थे। उसने बेपरवाही से सारा सामान उठा लिया। लेदर बैग्स और राइफल्स अब उसके गले में लटकी थीं। उसने बेहोश कियाना से कहा, शिकार पर जाते वक्त कभी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। उम्मीद है तुम जिंदा रहकर ये याद रख पाओगी। इसके साथ ही वो डार्क वुल्फ रिज के निकास की तरफ बढ़ गया। वो उस जगह जा रहा था जहां उसने पिग हेड को उसका इंतजार करने के लिए छोड़ा था, क्योंकि वो बंदा अब उसके लिए बोझ बन गया था। लेकिन जैकोब उसे इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता था। वो जानता था कि अगर उसे वो लिक्विड्स मिल जाएं, तो पिग हेड अपनी पुरानी ताकत में वापस आ सकता है। क्योंकि पिग हेड अपनी पीक पर जैकोब से भी ज़्यादा ताकतवर था और यही वजह थी कि जैकोब उसे अभी डिस्पोज नहीं करना चाहता था। लेकिन जैकोब ये भी जानता था कि उन लिक्विड्स को ढूंढना मुश्किल है, खासकर गस के ग्रुप और उनकी कच्ची राइफल्स को देखने के बाद। उसे शक था कि इंसान ऐसे लिक्विड्स बना सकते हैं। आखिरकार वो एक रेयर स्पीशीज़ की मौजूदगी में जागा था और वो बंदा यानी कि गस बिल्कुल साधारण था। इसलिए अनकॉमन रीजन में आने के बाद उसे उम्मीद कम थी। फिर भी ये जगह उसके छिपने के लिए एकदम सही थी, जब तक कि वो कर्स्ड हार्ट इमरजेंस का दूसरा स्टेज पूरा ना कर ले और इंसानी समाज से जानकारी हासिल ना कर ले। उस समय रेयर रीजन की तरफ बढ़ना बहुत देर नहीं होगी। पिगहेड को ढूंढने के बाद जैकोब ने आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी और ये देखने के लिए कि उन 3 बैग्स में क्या है जो उसे इस छोटे से एनकाउंटर से मिले हैं। जैकोब ने पहला बैग खोला। ये उन तीनों चमड़े के बैग्स में सबसे साफ था और ये कियाना का था, जो उस वक्त जिंदा और सालिम थी जब जैकोब ने इसे लिया था। हालांकि जब उसने अंदर का सामान देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसमें औरतों के कपड़ों के 2 सेट, मेकअप और यहाँ तक कि एक परफ्यूम की बोतल भी थी। इसके अलावा उसे 15 कोल्ड बुलेट्स और एक छोटा पाउच मिला जिसमें 10 सिल्वर और 48 ब्रॉन्ज सिक्के थे। ये सिक्के बिल्कुल वैसे ही थे जो उसे डेकर से मिले थे। वह अपने साथ हुए हादसे की हकदार थी, जैकोब ने झुंझलाते हुए बड़बड़ाया। उसने गोलियां और सिक्के रख लिए और बाकी सब एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने गस का बैग खोला जिसमें नए शिकारी कपड़े, एक बड़ा चाकू, 35 कोल्ड बुलेट्स और एक पैसों का पाउच था जिसमें 64 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज सिक्के थे। साथ ही एक चांदी का प्रतीक भी था। आखिर में उसने एरियन का बैग खोला। ये बंदा 2 बड़े चाकू, एक चमड़े का नक्शा, 42 कोल्ड बुलेट्स और पैसों का एक और बैग दैट इज 23 सिल्वर एंड 75 ब्रॉन्ज लेकर जा रहा था। और आखिरी चीज़ जिसने जैकोब को खुश कर दिया, एक रिवॉल्वर और उसके लिए 12 एक्स्ट्रा गोलियां। जैकोब ने जल्दी से रिवॉल्वर की जांच की। ये एनफील्ड रिवॉल्वर की एक और सस्ती नकल है, लेकिन इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है और कारतूस .576 है, जिससे इसका कैलिबर भी .576 हो गया है और फायर करने की रेंज 35 गज तक बढ़ गई है। ये सारे हथियार मेरी दुनिया में 19वीं और 20वीं सदी के बीच इस्तेमाल होते थे और ये अभी अपनी पीक पर नहीं है। क्या इस दुनिया की टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी लेवल पर है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? खैर, मुझे खुद देखना होगा। जैकोब ने रिवॉल्वर और बाकी छोटी चीज़ें स्टोर कर लीं, सिवाय नक्शे के। नक्शा उतना डिटेल नहीं था जितना वो उम्मीद कर रहा था, लेकिन एरियन ने उस पर निशान लगाए थे जिसकी जैकोब ने सराहना की। अगर मैं उत्तर की ओर बढ़ता रहूं तो मैं ग्लोरिया कंट्री की सीमा तक पहुंच जाऊंगा। ये लोग भी वहीं से थे और ये नक्शा सिर्फ रेनी माउंटेन रेंज के एक छोटे हिस्से और ग्लोरिया कंट्री को ही दिखाता है। खैर, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जैकोब ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए नक्शे को भी स्टोर कर लिया। अब उसकी नज़र उन 3 राइफल्स पर पड़ी और उसकी आंखों में कारीगर की चमक आ गई। उम्मीद है मेरा हाथ तंग नहीं हुआ होगा। इसके साथ ही जैकोब ने तीनों राइफल्स को खोलना शुरू किया और उन्हें अपनी पीक स्किल्स के साथ मॉडिफाई करने लगा। घर में एक अजनबी।
ग्लोरिया कंट्री इंसानी साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था जो एक बैरन के अधिकार क्षेत्र में आता था। ग्लोरिया कंट्री में 4 बड़े शहर और कई छोटे कस्बे थे। रेनी माउंटेन रेंजेस के सबसे नज़दीक एक मध्यम आकार का कस्बा था जिसका नाम था रेन टाउन। कई शिकारी जो शिकार से अपनी रोजी रोटी चलाते थे या जिन्हें शिकार का शौक था वो अपनी सप्लाईज के लिए पहले यहाँ आते थे। यही वजह थी कि यह कस्बा साल भर सशस्त्र लोगों से भरा रहता था और हमेशा चहल पहल रहती थी। हालांकि यही वजह थी कि यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा था और कोई भी बिना किसी अच्छी वजह के किसी से पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ कोई सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी किसी कुलीन घराने से हो सकता था और ग्लोरिया कंट्री में अगर आपने किसी नोबल को नाराज़ किया तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होता था। बहरहाल इन सब बातों का इस नए आए खूबसूरत नौजवान से कोई लेना देना नहीं था। जिसके सिल्वर बाल लंबे थे, उसने शिकारी पोशाक पहनी थी और उसकी बेल्ट पर एक रिवॉल्वर लटकी थी। ये कोई और नहीं, जैकोब था। उसने खुद को साफ कर लिया था और गस के बैग से मिले कपड़े पहन लिए थे। 1 घंटे तक कस्बे का मुआयना करने के बाद उसने देखा कि कई लोग वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं और खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। इसलिए उसने भी वैसा ही किया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी रिवॉल्वर दिखाई क्योंकि उसने किसी को राइफल लेकर घूमते नहीं देखा। उसने अंदाज़ा लगाया कि वो लोग गस और पार्टी किसी अमीर घराने से थे और अगर किसी को शक हुआ तो मुसीबत हो सकती है। अब वो बिल्कुल दूसरों जैसा लग रहा था सिवाय उसके अजीब बालों के रंग के, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया जब वो बिना पहरेदार वाले टाउन गेट से गुजरा। ये लोग काफ़ी ढीले हैं, जैकोब मुस्कुराया। वो उत्सुकता से कस्बे को देख रहा था जो 18वीं सदी के मध्य के किसी कस्बे जैसा लग रहा था। उसका ये अंदाज़ा और भी पुख्ता हो गया कि इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे यहाँ वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए, ना तो वो लिक्विड और ना ही डेकर की लैब वाले उपकरण। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो गटर, दैट इज़ डेकर का ठिकाना, शायद उसे मिला सबसे बड़ा वरदान था जो उसकी अपनी गलती की वजह से धुएं में उड़ गया। हालांकि उसके पास अपनी पुरानी गलतियों पर पछताने का वक्त नहीं था। उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला जो शिकारी के कपड़ों में नहीं था और सामान्य दिख रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कोई किताबों की दुकान या हीलिंग मेडिसिन कहाँ मिलेगी? जैकोब को गस और बाकी लोगों के बैग में किसी तरह की मेडिसिन नहीं मिली थी, इसलिए वो बहुत उत्सुक था और वो पिग हेड के लिए जल्द से जल्द लिक्विड ढूंढना चाहता था जिससे उसने शहर से दूर जंगल में छिपा दिया था। उस आदमी जैकोब की आवाज़ सुनकर चौंक गया और जब उसने ऐसा सवाल सुना तो किसी वजह से वो डर गया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं बस एक मामूली राजमिस्त्री हूँ और हमारे पास दवा खरीदने जैसी विलासिता नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जैकोब ने थोड़ी भुएं से कोड़ी। वो आदमी के चेहरे के भावों से बता सकता था कि वो उससे बेहद डरा हुआ है और सच बोल रहा है। जैकोब की शिकन देखकर उसकी धड़कन भी तेज़ी से बढ़ गई थी। धन्यवाद, जैकोब ने उस आदमी को जाने दिया। उसे डर था कि अगर उसने उसे और रोके रखा तो वो रोना शुरू कर देगा और वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। अजीब है, उसे दवा के बारे में पता था पर वो उसे खरीद नहीं सकता। लगता है मुझे और जांच पड़ताल करनी होगी। मुझे किसी शिकारी से बात करनी चाहिए क्योंकि ये लोकल लोग शिकारियों से डरते हैं। मुझे उनसे कुछ नहीं मिलेगा। जैकोब आगे बढ़ा और इस बार उसकी नज़र एक पुरानी बिल्डिंग पर पड़ी जो एक पब थी। उसे अचानक शराब की याद आई। उम्मीद की एक झलक के साथ वो बड़े डग भरते हुए पब में घुस गया। जैकोब पब में दाखिल हुआ और शराब की तेज़ मदहोश कर देने वाली गंध उसके नथुनों में भर गई। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। आखिरकार एक जानी पहचानी महक। उसने पब के इंटीरियर को देखा। ये बिल्कुल 1800 के दशक के पुराने पब जैसा था। एक कोने में बड़ा सा काउंटर था जिसके चारों तरफ स्टूल लगे थे और लकड़ी की गोल मेज़ें और कुर्सियां थीं। उसे लगा जैसे वो किसी पुरानी फिल्म के सेट पर आ गया हो। कई हट्टे कट्टे आदमी शराब पी रहे थे और मज़े से गप्पे लड़ा रहे थे, जबकि कुछ वेटर्सों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। कुछ ग्राहकों ने जैकोब की आकर्षक उपस्थिति को नोटिस किया। उसके आसपास एक ठंडी आभा थी जो उसे एक बेरहम कातिल जैसा दिखा रही थी। जैकोब ने उन घूरती नज़रों की परवाह नहीं की। वो अपनी पिछली जिंदगी में इनका आदी हो चुका था। वो बेपरवाही से काउंटर की तरफ बढ़ा और एक खाली स्टूल पर बैठ गया। बारटेंडर, जो एक लंबा गठीला आदमी था और जिसकी छोटी दाढ़ी और कांसे जैसी त्वचा थी, मुस्कान के साथ जैकोब के पास आया। या नए हो दोस्त, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? जैकोब ने उन चालाक आंखों को आसानी से पढ़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, हाँ आज ही उतरा हूं, कुछ कड़क देना। बस 1 सेकंड। बारटेंडर मुस्कुराया और जैकोब के लिए ड्रिंक बनाने लगा। जैकोब के बाईं ओर बैठा एक और थोड़ा मोटा आदमी चुपके से उसे और खासकर उसकी रिवॉल्वर को देख रहा था। उसने अपने हरे दांत दिखाते हुए मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपनी बंदूकों की अच्छी पहचान है भाई। ये D4 रिवॉल्वर है, बहुत ही स्लिक। जैकोब ने उस आदमी की बेल्ट पर लटकी चांदी की रिवॉल्वर को देखते हुए कहा, तुम भी बुरे नहीं हो। वो लंबी बैरल वाली रिवॉल्वर मेरी वाली से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ये पुरानी चीज़ तुम्हारी वाली जितनी तेज़ नहीं है। अगर किसी फुर्तीले जानवर ने हमला किया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा
उसने अपनी बियर गटकते हुए ताना मारा। खैर, मुझे तो तुम काफी जिंदा लग रहे हो, जैकोब ने कुटिल मुस्कान के साथ टिप्पणी की। ये रहा तुम्हारा हेल्थ स्टोर, हमारे रेन टाउन की खासियत। बारटेंडर ने नीले पारदर्शी बुलबुलों वाले लिक्विड से भरा एक चौकोर गिलास सामने रखा। जैकोब ने कोई संकोच नहीं किया और एक घूंट लिया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। बस इसी के लिए तो मैं जिंदा हूं। उसने एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया और जोर से काउंटर पर पटक दिया। बढ़िया, एक और। बारटेंडर की आंखें चमक उठीं और वो हंसा। अभी लाया। यार, तुम तो सचमुच पी सकते हो। हाँ, बगल वाले आदमी ने अपनी जीप पर क्लिक किया। डींग मारने जैसा कुछ नहीं है। मेरा नाम जैक है। बताओ, क्या तुम रेन टाउन के रहने वाले हो? जैकोब ने नया गिलास उठाते हुए पूछा। मिलर ने परिचय दिया। नहीं, मैं लायनहार्ट सिटी से हूं और यहां बस कुछ जानवरों का शिकार करने आया हूं। तुम? ग्लोरिया सिटी, और उसी काम के लिए। लेकिन मैं अपने सफर के लिए कुछ दवा ढूंढ रहा हूं। क्या तुम जानते हो मैं कहां पता कर सकता हूं? जैकोब ने इस बार बातों बातों में अपना सवाल पूछा। हालांकि उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब बारटेंडर और मिलर दोनों ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई बेतुकी बात कह दी हो। मिलर ने ताना मारा। तुम ग्लोरिया सिटी से नहीं हो ना? इन लोगों को क्या दिक्कत है? जैकोब ने सोचा। जैकोब के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले और उसने बस कहा, क्या इससे फर्क पड़ता है? एक और गंवार जो रहस्यमयी बनना चाहता है। मिलर ने तिरस्कार के साथ नथुने सिकोड़े। जैकोब का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक चांदी का सिक्का निकाला और काउंटर पर रख दिया। उसने बारटेंडर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे सवालों के जवाब दो और ये तुम्हारा। बारटेंडर एक पल के लिए चौंका, लेकिन सिक्के को देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। यह उसकी महीने भर की तनख्वाह के बराबर था। तुम क्या जानना चाहते हो? उसने सिक्के पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। मिलर का चेहरा भी थोड़ा बिगड़ गया जब उसने देखा कि जैकोब ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उस सिक्के से उसके मुंह पर तमाचा मारा। दवा मुझे कहाँ मिल सकती है? जैकोब ने कड़ाई से पूछा। उसकी उंगली अभी भी सिक्के पर थी। बारटेंडर ने सच सच बताया, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से हो, पर ग्लोरिया कंट्री में तुम दवा सिर्फ अपोथेकरी गिल्ड से ही खरीद सकते हो और वो बहुत महंगी होती हैं। ये अपोथेकरी गिल्ड्स मुझे कहाँ मिलेंगे? जैकोब ने समझदारी के भाव से पूछा। सिर्फ 4 बड़े शहरों में। वो अपोथेकरीज हम जैसे छोटे कस्बों को हिकारत की नज़र से देखते हैं और कोई ब्रांच खोलने की जहमत नहीं उठाते, ना ही किसी व्यापारी को बेचने देते हैं। और तो और, अपोथेकरी गिल्ड की इजाज़त के बिना दवा बेचना जुर्म है। सिर्फ ब्लैक मार्केट में तुम उन्हें पा सकते हो, और वो भी अगर तुम बहुत किस्मत वाले हो तो। बारटेंडर ने बेबसी से आह भरी। इस पर मिलर ने तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी की। तुम्हें अपोथेकरी गिल्ड के रुतबे का कोई अंदाजा नहीं है। इसकी जड़ें चारों रीजन में फैली हुई हैं और वो ह्यूमन किंग को भी भाव नहीं देते। इसीलिए कोई उनसे पंगा लेने या उनके दवा के बिजनेस पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करता। दवाओं पर एकाधिकार, ये तो जनता की जिंदगी पर काबू पाने जैसा है। ये लोग सोने में खेल रहे हैं। मुझे और जानकारी चाहिए। जैकोब को अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ। आखिरी सवाल, किताबें कहाँ मिलेंगी? जैकोब ने मिलर की तरफ देखा भी नहीं और सिर्फ बारटेंडर से पूछा। 2 गलियां छोड़कर एक पुरानी किताबों की दुकान है, तुम्हें वहां आम किताबें मिल जाएंगी, बारटेंडर ने जवाब दिया। जैकोब ने अपना ड्रिंक खत्म किया और सिक्के से उंगली हटा दी। वो खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि बारटेंडर की नाखुश आवाज आई, तुमने ड्रिंक्स के पैसे नहीं दिए? जैकोब ने मुड़कर नहीं देखा, बस उसकी पथरीली आवाज गूंजी, 1 सिक्का ड्रिंक्स के लिए काफ़ी है और तुम चिल्लर रख सकते हो। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मेरे पीछे आ जाओ। इसके साथ ही जैकोब बिना पीछे देखे चलने लगा। मिलर को लगा कि जैकोब बहुत अहंकारी है और उसने अपना हाथ रिवॉल्वर के हैंडल की तरफ बढ़ाया। बारटेंडर ने भी मिलर को नहीं रोका। उसकी आंखों में जैकोब के अंधे आत्मविश्वास के लिए मजाक था। यह कानून रहित रेन टाउन था। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी पीठ दिखाने की? बैंग! एक गोली की आवाज़ गूंजी जिसने पब में सबका ध्यान खींच लिया। इसके बाद एक शरीर धड़ाम से फर्श पर गिरा। हैरानी की बात यह थी कि वो मिलर था। उसके माथे में गोली का सुराग था और उसका भेजा फर्श पर बिखरा पड़ा था, जबकि उसका हाथ अभी भी अपनी बंदूक के हैंडल पर था। जैकोब आखिरकार मुड़ा और हाथ में रिवॉल्वर लिए हक्के बक्के बारटेंडर की तरफ देखा। तुम पेमेंट मेरे गंवार दोस्त से ले सकते हो और चिल्लर अपने पास रख लेना। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।